मैं एक्चुअली जब रिसर्च पढ़ रहा था, भाई मर्चेंट नेवी में थे। कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी जहाँ पे ऐसा लगता होगा अब गए बेटा, अब तो मुश्किल हो जाएगा बचना। मैं स्टोरी सुनाता हूँ भाई तुम्हें। एक यहाँ पर था एक ऑयलर, तो उस ऑयलर को काम करते हुए कुछ लग गया होगा। तो उसने बोला यार मेरे को दर्द हो रहा है और मैं आज काम नहीं करूँगा। तो वो बोलता चीफ ऑफिसर बहाना ही मत कर, तू काम कर भाई। मैसेज आता है कैप्टन कहते हैं हाँ सर ऑयलर इज डाउन, मर गया भाई। तो उन्होंने कंपनी से बात की, तो कंपनी ने बोला भाई इसकी बॉडी तुम प्रिजर्व कर लो। शिप में बहुत बड़ी किचन होती है, फ्रीजर ऐसे होंगे जैसे एक कमरा है ना, ऐसे 2-3 कमरे होंगे, फ्रीजर ही होंगे। तो उन्होंने कहा भाई रैप करके इसको रख देते हैं। 2-3 दिन बाद भाई एक जूनियर शेफ बोलता है कि सर मैं खाना नहीं बनाऊंगा किचन में, तो सर मेरे को आवाज़ आती है अंदर से। दूसरे शेफ ने भी यही बात बोली, तो उनको लगा भाई कि ऐसा तो नहीं कभी जिंदा हो साला हमने डाल दिया हो भाई। अफ्रीका का जो मज़ा है ना वो यही है कि आपके ना सारे 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी सेंसेस हैं वो ऑन रहेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। वो ट्रिक से चोरी करते हैं, वो आपको स्कैम करेंगे। मैं एकदम जा रहा हूँ, एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, दबाया, और इतने में वो हाथ दबा रहा था, जो ये बोर्ड लेके खड़ा था इसने मेरा फ़ोन निकाल लिया और पता लग गया इसने निकाला है। Welcome back to PGX, where you get smarter, explore new ideas, and watch raw and real conversations. If you're enjoying the show and haven't subscribed yet, do it right now. Hit that subscribe button. भाइयों बहनों, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो गई है। मैं बैठा हूँ काश चौधरी, फेमसली नोन एज काश चौधरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे एक ट्रैवलर है, एक्स मर्चेंट नेवी ऑपरेटिव है, मर्चेंट नेवी में काम कर चुके हैं। ऑपरेटिव पता नहीं वर्ड सही है कि नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है यार आकाश, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इतने ट्रैवल क्रिएटर्स से मिलता हूँ जो फेमस होते हैं अपनी ट्रैवल्स के लिए। उनके सब टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं, पर कहानी सुनाना अगर ढंग से किसी को आता है, आज तक मैंने देखा। और मैं सही में आई सैट विद द ग्रेट्स, आई सैट विद मंकी मैजिक, आई सैट परमवीर, आई सैट विद द ग्रेट्स ऑफ ट्रैवल। आई सैट विद आकाश वॉन्डर विद स्काई वाला, अर्जुन वाजपेयी हुज कम टू बी माई ब्रदर उसके बाद से, जो खुद माउंट एवरेस्ट पे मरते मरते बचा था। उसकी भी क्या कहानी थी यार अर्जुन की। पर मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, जो कहानियां मेरे को आकाश ने सुना दी है ना, आपकी फट लेगी सुन के भाई। मैं बोलना नहीं चाहता रहा, फट लेगी माँ कसम। वो कहानी जो उसने वो शिप वाली कहानी सुनाई है हिमांशु, ओ माय ब्रो, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपके पास आज रात को 2 घंटे है ना, आप बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल चिल कर लो, खाना वाना ऑर्डर कर लो। अगर इस पॉडकास्ट के बीच को रोक के आपने कमेंट नहीं किया कि प्रखर भाई क्या पॉडकास्ट निकालते हो आप, तो मेरा नाम बदल देना। मैं गारंटी दे रहा हूं, मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया। आकाश से मिलके, आकाश की कहानियां सुन के, मर्चेंट नेवी की कहानियां सुन के, इथियोपिया की कहानियां सुन के, चाइना की कहानियां सुन के, ब्रो क्या कहानियां सुनाई है बंदे ने भाई। इट्स अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन एंड यू विल गेट अ वेरी सॉलिड पर्सपेक्टिव ऑन नॉट जस्ट ट्रैवल, बट किस तरीके से एक देश की PR और परसेप्शन काम करता है, और किस तरीके से ट्रैवलर्स और इंटरनेट क्रिएटर्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं उस तरीके की PR के। अगर आपको पता हो, इंडिया की PR के अगेंस्ट बड़ी एक्टिव कंस्पिरेसी होती है कि इंडिया को एक तरीके से दिखाना है। एनीवे, दिस इज आकाश चौधरी, यू आर वॉचिंग द प्रखर गुप्ता एक्सपीरियंस। प्लीज मेक श्योर यू गो pum on the subscribe button. This is a fantastic conversation. Trust me, PG recommends. I'll see you on the other side. मैं एक्चुअली जब आपका सारा कंटेंट देख रहा था, रिसर्च पढ़ रहा था, एक कहानी है जो मेरे को लगता है लोगों को पक्का पता होनी चाहिए। वो कहानी है आपकी जब आप मर्चेंट नेवी में थे। ये आपकी पहली जिंदगी है, उसके बाद से 3री जिंदगी तक आ चुके हैं है ना। पहली जिंदगी में भाई मर्चेंट नेवी में थे, ठीक है, मर्चेंट नेवी में काम करते थे। और साउथ चाइना सी में थे, कहाँ थे भाई? साउथ चाइना सी में। और साउथ मर्चेंट नेवी में काम ये होता है कि आप जनरली कार्गो मूव करते हो ना, ये काम रहता है। और आप शिप मैन करते हो, तो आपको शिप का सारा काम, नेवी का सारा काम आना चाहिए, बट कार्गो मूव करते हैं। हाँ, क्या कहानी है भाई ये? भाई तुमने ना बहुत सही बात छेड़ी है, और ये ना अभी करने वाली बात भी है। तो वहाँ पे यार जो लाइफ देखी ना मैंने मरीन स्कीम की, कितनी हार्ड लाइफ है। मतलब मैं एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर गया था, तो अपन गए यार, मतलब ड्रेस लेके पूरा कि यार अच्छे से एकदम एंजॉय करेंगे और एकदम ऑफिसर वाली फील आएगी। मैं शिप में घुसा हूँ और मुझसे हाय लो की उसने, बस चीफ ऑफिसर ने बोला भाई कपड़े बदल के आए, इतने वाइट कपड़े क्यों पहन रहा है, ठीक है, और अब उसमें लग जा ग्रीसिंग। मैं बोलता भाई क्या? वो बोलता ऑफिसर बनना है ना। हाँ। मैंने बोला हाँ। तो क्या तुझे कैसे पता चलेगा नीचे वाले क्या काम कर रहे हैं? तेरा बेवकूफ़ बनाएंगे, तो अब तू इनके साथ काम करेगा 18 महीने, ताकि तू ये पता लगा पाए कि तेरा बेवकूफ़ ना बना पाए। तो यार 18 घंटे 19 घंटे लोडिंग डिस्चार्जिंग। कोई हमारे आगे वाला शिप पता चलता है जिस बंदे से हाई लो की थी वो मर गया भाई। और मैं एक सीन बताता हूँ, सोचो एक बंदा था जिससे मैं बात करता था, वो मेरे साथ लाइव मरा है भाई। एक शिप था, उसका नाम था लॉस एंजलिस। तो जो ये सिंगापुर वाली स्ट्रेट है, तो हमेशा वो आसपास, हमारे जब भी जर्नी उससे निकलती थी आसपास से निकलता था वो। तो जैसे वो बोलता था भाई, मेरा शिप का नाम था दानम 69,
सो दानम 69 वी विल बी क्रॉसिंग यू फ्रॉम द स्टारबोर्ड साइड, स्टारबोर्ड पोर्ट ऐसा होता है. सो वी कहता गो अहेड. सो मैं सेकंड ऑफिसर, मैं तो भाई ट्रेनी था, तो मेरी 8 से 12 की रहती थी. तो ज़्यादातर 8 से 12 में जो उनका ऑफिसर रहता तो उससे मेरी हाई लो हो गई थी. ठीक है भाई, ठीक है. तो एक दिन क्या होता, हम थे कोचिंग के आसपास, किसी और पोर्ट के आसपास थे. तो भाई मेडे मेडे मेडे, दिस इज़ लॉस एंजलिस, वी आर सिंकिंग साउथ चाइना सी में. तो भाई मैं बोलता हूँ लॉस एंजलिस तो यार मैंने सुना हुआ है. तो 8 से, इसमें क्या होता है शिप में, वो समझना होगा आपको कि 8 से 12 सुबह और 8 से 12 शाम, ये आपकी ड्यूटी है. 4 घंटे 8 घंटे. हाँ ऐसे ठीक. ये स्लॉट मिलते हैं. तो 8 से 12 इज़ अ कैप्टन, है ना, और 12 से 4 आपकी सेकंड ऑफिसर, और 4 से 8 चीफ ऑफिसर प्लस ट्रेनी या जो भी है ऑफिसर साथ में मिल जाए. तो मैं कैप्टन के साथ में था, और 8 से उसमें कॉल आती है कि भाई मेडे मेडे, हम सिंक कर रहे हैं. तो मैं बोलता हूँ सर ये तो लॉस एंजलिस है ना जो हमारे साथ जाता है. वो बोलता हाँ. तो भाई हम उसकी लोकेशन देखते हैं रेडार में कि हम जा सकते हैं. वो 200 माइल दूर था हमसे. 200 माइल में कितनी देर लगेगी? 200 माइल में यार काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि हम कितनी 10 की स्पीड से चल रहे हैं, लोडेड 10, मैक्सिमम फुल लोड पे 14-15 चलेंगे. कुछ शिप हैं जो 18 क्रॉस कर लेते हैं, 20. तो आप सोचो आपको 10 घंटे लग जाएंगे भाई. 10 घंटे में तो सब पार हो लेना है. पार हो लेना है. और उसमें फिर सी की कंडीशन भी देखो ना आप. वो तो नॉर्मल सिचुएशन में बता रहे हैं, सामने से वेव्स है तो आपकी वो 20 आपने थ्रोटल दे रखा है. हाँ. वो तो 10 ही बचेगा ना. हाँ, अगर सामने से वेव्स है तो. हाँ. हमारे साथ ऐसा हुआ था कि हम 24 घंटे में 1 माइल चले थे एक बार फुल थ्रोटल पे, वहीं खड़े थे. वो क्योंकि उधर से सी करंट पूरा है. इतना तगड़ा था. तो वो स्टोरी पे बाद में आएंगे. हाँ. तो भाई वहाँ से चीखम चिल्ली चल रही है कि भाई मेडे मेडे, अभी हम ये कर रहे हैं, कोई है तो पास में आओ. ये मतलब अपनी जो हमारी लैंग्वेज होती है, अब तो मुझे याद भी नहीं है, पूरे सारे कोड्स होते हैं. तो हम सुन रहे हैं, और भाई वो कहता कॉफ़ी बना ले यार. तो मैंने कहा भाई बनाते हैं. कॉफ़ी वॉफ़ी पे पी रहे हैं, और वह चीखम चल रही है. और उसको चैनल चेंज भी नहीं कर सकते, चैनल 16 होता है वो. आखिर में बोलता है ओके वी आर. So lately I've been traveling a lot, meeting people I've looked up to for years, actually sitting across from them and having conversations. And one thing I've realized is that life just doesn't slow down anymore. You're always moving, flights, meeting, ideas in between, everything is happening on the go. So I've been trying to be more prepared for that. And recently, this has become a bit of a lifesaver. This is the OnePlus Pad 4. The 13.2-inch display alone keeps me sane on long flights. I'm usually watching documentaries, saving things, just thinking through ideas. And performance-wise, it's been solid. It has Snapdragon 8 Elite Gen 5 and honestly, never lags. Even in the most important moments, it never lags. But the biggest shift for me has been productivity. I can actually multitask on this like I would on a PC. Notes, references, scripts, all at once. I didn't expect this, but I don't really carry my laptop anymore. And I think that's what I care about now. Things that just keep up with the way I live. And yeah, if you want one for yourself, it's available on Amazon, Flipkart, OnePlus.in and OnePlus Experience stores. Or you can just check the links in the description. हम जो बोट है वो लॉन्च कर रहे हैं, और हमारे लिए प्रे करना कि मतलब हम लोग लाइफ बोट में उतर रहे हैं. लाइव बोट में उतर रहे हैं, और अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, कोई हो तो हमें बचा लेना. और फिर हमने उस मोमेंट तक सुना है जब वो चीखे हैं और भाई लाइव बोट पे के लिए गए हैं. और वो मेरे लिए 3-4 घंटे ना, क्योंकि 3-4 घंटे लगते हैं, ज़्यादा 8-10 घंटे भी लग जाते हैं कोई बड़ा शिप हो तो. पर वो था तकरीबन 150-200 मीटर का, तो उसको 3-4 घंटे लगे थे. तो 3-4 घंटे ऐसा था कि यार क्या देख रहे हैं, अपनी लाइफ रिकॉल हो रही थी माइंड में. और वो चले गए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. एक प्राइवेट कंपनी में सी मरीनरी तो थे, बट वो लोड या जो काम था, जो सामान था, वो तो देश के लिए कैरी कर रहे होंगे ना. तो चले गए भाई. शांति, फिर एकदम शांति बढ़ जाती है, कोई नहीं बोलता, तो वो चीज़ रहती है. ऐसी फिर हमारे साथ हुआ. मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, ये बात थी जनवरी-फरवरी की. तो यहाँ पे भी कॉर्पोरेट वाला ही सीन है, ज़्यादा बोल नहीं सकते. जो कंपनी बोलेगी, कंपनी को प्रॉफिट से मतलब है. तो हम कोचिंग पोर्ट से थे और हमें जाना था सिपितांग. भाई सिपितांग एक ऐसी जगह है, मैं कह रहा हूँ कि यार क्या अमीर लोग भी देख पाएंगे लाइफ में. मतलब ये फ़ायदा है कि एक मरीनर्स का, हम कुछ ऐसी जगह देख लेते हैं जो शायद कोई पैसे वाला भी नहीं देख पाए, क्योंकि शिप कहाँ किस रूट से जा रहा है, वहाँ पर कभी सिविलियन शिप जाएंगे ही नहीं. तो सिपितांग एक आइलैंड था, वहाँ पर पेपर की फैक्ट्री थी. अच्छा, ठीक है, एक आइलैंड पे, साउथ चाइना में ही है ये उसमें मलेशिया में. हाँ, अच्छा, उसकी मेरे पास फ़ोटोज़ पड़ी हैं, फ़ोन में देखूंगा. तो वहाँ पर हम लेके जाते थे. तो वहाँ पर पुराने ज़माने की क्रेन थी, अभी तक मॉडर्नाइजेशन नहीं आया था. तो एक आदमी आता था, वो क्रेन से एक कंटेनर उतारता था. वही एक पोर्ट था जहाँ पर बहुत स्लो होता था काम. मतलब शिप हमारा रुका है, तो 4-5 दिन गए.
और इसी आइलैंड पे रहना है, इसी चाहते हो? आइलैंड पे रहे तो हमारा शिफ्ट लगता था भाई, हमारी हॉलीडे शुरू हो जाती थी, सब अपने कपड़े वपड़े बदलते थे भाई, घूम रहे हैं एक बंदा धीरे धीरे, फिर वो कभी क्रेन फूक भी जाती थी, खराब हो जाती थी तो अब 4-5 दिन और लग गए हैं, तो हम उम्मीद लगाते थे क्रेन खराब हो जाए। तो उस दिन हम कोचिंग से निकले, तो निकलने से पहले पूरी रिपोर्टिंग होती है भाई, सेकंड ऑफिसर पूरा मैप बनाता है कि जो सी की हालत है वो कैसी है। तो उन्होंने देखा भाई नहीं है, तो कैप्टन ने बोला कि भाई मैं नहीं निकलूँगा, सी ठीक नहीं है। कंपनी का कॉल आता है भाई, अगर 1 घंटे में निकलता हो तो ठीक है, हमारे पास स्टैंड बाय है कैप्टन, ये कार को हम लेट नहीं कर सकते। अब नौकरी पे आई तो भाई वो निकल गया बंदा, निकले हम, निकलते ही सी रफ था, चल रहे हैं। और रफ सी मतलब बिल्कुल ही तूफान है, बड़ी बड़ी वेव्स। भाई 36,000 किलो का कंटेनर था मेरे शिप पे, वो मेरे सामने ऐसे उड़ा था जैसे पत्ता उड़ता है, ऐसे उड़ गया था। इतनी तेज हवा थी? अब सोचो हवा, पानी, वेव्स, सोचो कैसे लगा होगा कि ये क्या पत्ता उड़ गया। और एक नहीं, कम से कम 20-25 कंटेनर उड़ गए भाई, कुछ जहाज पे गिर गए। और सबसे डरावना पल था, 8 से 12 की ड्यूटी थी मेरी। जो अंधेरा अगर आपको रियल लाइफ में देखना है ना, वो सी में दिखता है, जिसको कहते हैं डार्कनेस, असली डार्कनेस। क्योंकि वहाँ कुछ नहीं होता भाई दूर दूर तक, और आवाज़ आती है ऐसे, ये आवाज़ कि हवा की आवाज़ भाई वहाँ आती है। और एक लाइट भी अगर आपको दूर दिख जाए तो आपको लगता है भाई वो जा रहा है। तो हमारे क्या होते हैं, शिप पे कैसे पता करते हैं कि शिप को आप राइट साइड से देख रहे हो, लेफ्ट साइड से देख रहे हो। ग्रीन लाइट रहेगी राइट साइड में और रेड रहेगी लेफ्ट साइड में, स्टारबोर्ड पोर्ट इसे कहते हैं। अच्छा। तो उससे पता चलता है कि जहाज ऐसे जा रहा है कि यूं जा रहा है। अच्छा, आप ग्रीन लाइट देख रहे हो तो वो शिप यूं आ रहा है, तो आप रेडार में देखोगे कि हमारा ETA कहीं सेम तो नहीं हो रहा, क्योंकि शिप ऐसा तो है नहीं एकदम मोड़ दोगे, तो आपको पहले देखना पड़ता है। तो मैं रात में खड़ा हूँ, हमारी लैशिंग टूट गई है। लैशिंग होती है जो कंटेनर्स की लगाते हैं, उसमें लैशिंग बांधते हैं लोहे से, हाँ ठीक, वो टूट चुकी हैं, कंटेनर गिर गए हैं। कुछ कंटेनर हमारे शिप पे गिर गए, तो हमारी शिप की जो स्टेबिलिटी है वो भी हिल गई है भाई। और सामने से वेव्स हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, अब तो मैं बता सकता हूँ, उस टाइम नहीं बताता। जो हमारा कैप्टन था और जो चीफ ऑफिसर था भाई, वो थे फ्रोडी। अच्छा, फ्रोडी कैसे, मतलब उनका एक सिस्टम था कि वो तेल बेच देते थे भाई, शिप में से हर ट्रिप पे बेचते थे हम तेल कि शिप लगाया भाई, समुद्र में चल रहा है, और आ गए पायरेट्स, उन्होंने अपनी बोट लगाई और भाई तेल पंप करना शुरू, तो 10 टन 20 टन तेल बेच दिया। अब तो हम तो भाई ट्रेनी थे, हम कुछ नहीं बोल सकते। हाँ 1 लाख 2 लाख 3 लाख ऐसे ऐसे हिस्से में आते थे सबके, हमें भी देते थे 30-40 हज़ार रुपए। अच्छा, हाँ, अब नहीं लो, एक बार मैंने मना कर दिया भाई, तो मार देंगे भाई। तो भाई वो तो साउथ, वो था इंडोनेशियन था चीफ ऑफिसर भाई, वो तलवार लेके आ गया था, तलवार लेके आ गया था हमारे ऊपर कि मार दूंगा, ये कर दूंगा। भाई दे दे यार तू। लोग समझते नहीं, रिश्वत की बात ऐसी है कि रिश्वत अगर आप नहीं ले रहे ना एक सिस्टम में, तो खतरा आप पे है। खतरा मतलब वो ऐसा हो जाता है कि याद से बड़ी तो पैसे ही ले ले यार। हाँ, चाहे कुछ भी कर दो। हाँ। तो उसमें क्या था, पहले हफ्ते हमने नहीं ली, तो फिर वो ड्रामा करने लगा। जिस दिन वो तलवार वलवार लेके आ गया तो भाई सब लड़कों ने पकड़ ली, जितने भी थे वो ट्रेनी, कि भाई ला तू। तो हम क्या करते थे, प्रोटीन में खर्च कर दिया, जिम बना लिया था हमने। अच्छा, उसके जिम के अंदर पूरा ही? जिम बना लिया भाई शिप के अंदर, सारे प्रोटीन लोडेड हैं, मतलब सब चल रहा है। अब भाई इन्होंने तो निकलती थोड़ी देर बाद तेल बेच दिया था। हाँ। अब इनको नहीं पता था कि इतना रफ सी आएगा, अब रफ सी आ गया। अब इनके पास तेल भी कम है कि ये फुल थ्रोटल नहीं दे सकते हैं, ठीक है, और आपके अब कंटेनर गिर गए। अब ये किस दुविधा में कि कंपनी तो कैलकुलेट करके देती है, रफसी का भी कैलकुलेट करके दिया था। अब आप बोलते हो तेल ख़त्म हो गया, तो साला कंटेनर का तो लॉस है ही है। अब उनको ये भी पता चलेगा आपने तेल बेचा है, तो भाई ये कांप गए हैं, कांप रहे हैं, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है। तो कैप्टन जो है, मैं कैप्टन की ड्यूटी में था, उस कैप्टन का नाम था संजीव से या संजय कुछ करके था। तो वो भाई बहुत डर गया, मतलब मैंने पहली बार देखा किसी बंदे को इतना डरते हुए। वो उसके हाथ कांप रहे थे। तो कहता है कि कंटेनर वंटेनर गिर गए। तो कहता, आकाश बेटा एक काम कर, अगर तेरे को कोई मैसेज वैसेज भेजना है घर पे तो भेज दे। तो उस टाइम मैं 19 साल का था, तो उस टाइम तो एक अलग ही जोश होता है, कुछ भी क्या है। मैंने कहा भाई क्या भेजना है? कह रहा कुछ भी हो जाए रात में, अब हमारी लैशिंग टूट चुकी है, ठीक है, ना स्टेबिलिटी है, कंटेनर यूँ पड़े हैं, और जैसी जहाज यूँ भाई ऐसा आ रहा था, मतलब रोलिंग होती है, इसे रोलिंग कहते हैं, इसकी डिग्री होती है 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री रोल मार रहा है। अब जब स्टेबिलिटी है तो शिप आता है, बस एक तरफ वेट है तो पता नहीं आएगा वापस के नहीं आएगा। तो भाई ऐसे 40 डिग्री 50 डिग्री में रोल मार रहा है, आवाज़ आ रही है, हम बस ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि अब गिरेगी दूसरी पे,
को अरे लोहे की आवाज़ आ रही है, टूट रहा है लोहा। तो भाई मैंने कहा कॉफ़ी बनाते हैं भाई। अच्छा आइडिया भाई, अच्छा आइडिया। कॉफी बनाते हैं, एक सिगरेट निकालते हैं, ये वक्त है, सारे कुकर्म कर लो अभी, सब कुछ कर लेते हैं। हाँ। और भाई मेरे उस टाइम ना इतना फोन वीडियो बनाने का था नहीं सिस्टम, कि बॉडी ऐसी हो जाती है हमारी शिप पे, हम कॉफ़ी पी रहे हैं ना यूं हो जा रहे हैं, अभी यूं हो रहे हैं, फिर यूं हो जा रहे हैं कॉफ़ी के साथ ही। अच्छा भाई ऐसे होती है रोलिंग, यूं पूरा टेढ़े आप हो गए। तो उसने कहा भाई गद्दा ला दे मेरा यार, यहीं मरेंगे हम तो, मैं नहीं जाऊँगा अपना ब्रिज छोड़ के। कैप्टन कहता और मैसेज भेज दे यार तू, अब मैं अकेला हूँ घर में। तो मैंने कहा यार भाई देख, मेरी मम्मी मैं जानता हूँ, मेरे दोस्त के बाप ने एक बार फ़ोन किया था, उनको बस यही बोला था कि आपका लड़का इस बाइक पे निकला है। मेरे दोस्त के बाप ने देखा होगा मैं बाइक पे जा रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे फ़ोन कर लिया था, इंटेरोगेशन वाले नहीं करते हैं, इस बाइक पे था क्या, उसने काला हेलमेट लगाया हुआ है, कोई बंदा पीछे बैठा था। भाई मेरी मम्मी बेहोश हो गई इस बात पे ही। मैंने कहा साले अगर हम बच गए तो वहाँ पहले ही कांड हो जाने हैं, तो नहीं बताते भाई, बैठते आराम से, जो भी है देखा जाएगा। तो भाई पूरी रात ऐसे निकल गई, ये कंटेनर गिर गया, 2-4 और गिर गए कंटेनर। हम पहुँचते हैं, लकीली हम भाई बच गए। तो ऐसे में मतलब रूट चेंज करके सब उंगली कर ली थी जो कर सकते हैं लोग, कि उस पोर्ट पे चले जाते हैं, इस पोर्ट पे चले जाते हैं। हम पहुँचते हैं पोर्ट पे। भाई पोर्ट ऐसा था जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना, बस रेड और ब्लू लाइट जल रही हैं, एम्बुलेंस खड़ी हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, फायर ब्रिगेड वाले खड़े हैं, जहाज पूरा टूटा हुआ है, ऐसे जा रहा है भाई। हमें लगा कि अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी यार, इतना लोग स्ट्रगल करके आए हैं और कंपनी तो बहुत तारीफ़ करेगी कि यार तुम बचा लाए, चलो शिप तो बचा के लेके आए। कुछ कंटेनर का लॉस हो गया भाई, शिप पूरा लगा भी नहीं था। डीपी कहते हैं जो मैनेज करता है, भाई वो कूदा और उसने गाली बकनी शुरू करी कैप्टन को, जल्दी बैग पैकर निकल यहाँ से। उसको निकाल दिया जॉब से कि तेरी गलती थी, तू लेके क्यों गया। तो उसने बोला मैंने मना किया था। तो उसने बोला साले ब्लडी हम तो बिजनेसमैन हैं, डिग्री तेरे पास है, हम तो हमेशा पुश करेंगे पैसों के लिए, दिमाग तुझे चलाना है। आप सोचो मेरे सामने ना उस दिन ऐसे लाइफ करे तो गलत, ना करे तो गलत। उस दिन लाइफ मेरे सामने ऐसे घूम गई कि यार मैं क्या सोच के गया था मर्चेंट नेवी में कि एक ऑथोरिटी का कैप्टन है भाई, कैप्टन मतलब साला फाड़ देंगे या मतलब क्या लाइफ होगी उसकी। उस दिन मैंने औकात देख ली, ये तो एक इमेज है जो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैंने डिसाइड कर लिया था मैं ये काम नहीं करूँगा। बट 3 महीने ही हुए थे मुझे ट्रेनिंग पे, तो मैं तब भी छोड़ सकता था। बट फिर मुझे ऐसा लगा क्या पता तेरी इस लाइफ से या इस काम से फट रही हो, तो लेट डू एक चीज़ करते हैं, 18 महीने की ट्रेनिंग पूरी करते हैं। और उस दिन भी अगर तेरे मन में हुआ कि नहीं करना है तो तेरी कॉल असली है, तो और छोड़ेंगे 17 महीने 20 दिन में, तब पता चलेगा लालच है कि नहीं। तो मैंने 17 महीने 20 दिन में जहाज छोड़ा भाई, पूरा किया ट्रेनिंग और फिर छोड़ी भाई। बहुत मैंने ना कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें, अब वो पता नहीं किन शिप्स की वीडियो थी, दीवार जितनी बड़ी बड़ी वेव्स आके गिरती हैं और सीधा उसके ऊपर डेक के ऊपर आके गिरती हैं भाई यार। और कुछ करने को है नहीं, फोन सिग्नल होता नहीं है भाई। फ़ोन तो थे ही नहीं, हम तो पोर्ट पे जाके कॉल करते थे। 5-10 मीटर की जब वेव आती है ना, हाँ, और जब वो आपके शिप पे लगती है तो ना शिप में एक अलग ऐसे से वाइब्रेशन होती है, मतलब पूरा शिप यूं हिलता है भाई, ऐसे हिल जाता है। मैंने टूटे हुए शिप देखे भाई, बीच से टूटे हुए। इतना मरना तो इतना कॉमन था कि यार वो लड़का था वो मर गया, मतलब उसके ऊपर वो गिर गया कुछ कार्गो गिर गया। जैसे बल्क कैरियर्स होते हैं, तो हमारा तो कंटेनर था, बल्क कैरियर्स में होलो होल्स होते हैं भाई, नीचे बहुत गहरा, आप क्रिकेट खेल सकते हो, इतने बड़े होते हैं। उसके अंदर कोल वगैरह भरता है, तो कोई उतर रहा था वो ऊपर से गिर गया, कोई बहुत ऊंचे होते हैं। तो ये सिस्टम होता है इसमें। एक हॉरर, जो असली हॉरर है ना, लोग कहानियाँ सुनाते हैं पॉडकास्ट में, असली हॉरर की स्टोरीज भाई शिप पे होती हैं, जो असली हॉरर कहते हैं। कि वहाँ पे इतनी मौतें होती हैं कि ये बहुत कॉमन है। अगर आप किसी से बोलोगे ना यार शिप पे कि यार मैंने ये देखा है, जैसे मैं कई बार सो रहा होता था तो मेरे को यहाँ मेरे रूम में इतनी तेज से कोई चूटता था भाई, कितनी बार ऐसा हुआ ना, यूँ मारा दीवार पे कि क्या चूट रहा है, और बिल्कुल रियल ह्यूमन, मतलब पता चलता है आपको ना, खड़े होकर मैं देख रहा हूँ तो मेरे को बिल्कुल यहाँ चूटे का निशान है भाई, एकदम इंसान का। और मैं बोल रहा हूँ चीफ ऑफिसर से, कह रहा भाई ये होता है, हम कहीं से निकले होंगे, कोई मरा होगा वहाँ पे, कोई नहीं, भूल जा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इतना कॉमन है। और किसी भी मरीनर से बात करोगे ना, उसके लिए तो इतना कॉमन होगा यार, वहाँ बैठा देख लिया डेक पे, कल डेक पे एक बंदा बैठा देख लिया मैंने, बुक पढ़ रहा था। तो अच्छा ठीक है, मैं स्टोरी सुनाता हूँ भाई तुम्हें एक। इसको कहते हैं,
ये मेरा दानम 69 था, एक और शिप था हमारी कंपनी का जिसपे मेरा दोस्त था, उसका नाम है नितिन। तो मैं उसकी कहानी तुम्हें बताता हूँ, और वो तो बहुत अच्छे से बताता है भाई, ये मतलब रूह कांप जाती है जब वो कहानी बताता है हर बार। ये देखो, शिप पे 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक होता है डेक डिपार्टमेंट, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट। इंजन का अपना पूरा क्रू होता है और डेक का अपना क्रू होता है। डेक क्या होता है? जो शिप चलाते हैं, कैप्टन, चीफ ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर, ये मैनेज करेंगे कार्गो, ऑपरेशंस और काम। इंजन डिपार्टमेंट पूरा इंजन, क्योंकि इंजन एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा चीज़ें होती हैं उसमें, बैलेंसिंग वगैरह सब। तो इंजन डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर हेड होता है और डेक पे कैप्टन हेड होता है। तो भाई वहाँ पर था एक ऑयलर इंजन डिपार्टमेंट में। तो शिप पे अक्सर ये होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है भाई वहाँ। मतलब मुझे ऐसा पता है कि मुझे जो लाइफ में ट्रेन किया है वो शिप ने किया और जिम ने किया है भाई, माइंडसेट जो बनाया है। घड़ी नहीं होती है वहाँ पे, 2 घंटे मिले यहीं खड़ा होकर सो जा। तो मैं खड़ा होता था, टेबल पे लेटता था, सो जाता था भाई। 2 घंटे मिल गए भाई, उठो काम करो। 3 घंटे मिले भाई, यहीं सोइयो पास में, तो वहीं सो जाओ। कमरे में मत जाइयो भाई, एकदम ऑपरेशन चल रहे हैं, लोडिंग डिस्चार्जिंग में तो भूल जाओ, नींद होती क्या है। तो उसमें ऐसा माइंडसेट हो जाता है, घड़ी देख 3 घंटे मज़े आ गए, कंटेनर के ऊपर ही सो गए भाई, लोडिंग चल रही, कंटेनर के ऊपर ही सो गए। तो वो लाइफ देखते हो तो उसमें क्या होता है, लोग फिर बहाने मारते हैं, ज़्यादा बहुत बहाने चलते हुए, सर मेरा दर्द हो गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। तो ज़्यादा बहानों को ना वो नहीं करते हैं। तो उस ऑयलर को काम करते हुए कुछ लग गया होगा, चोट वोट लग गई होगी। तो उसने बोला यार मेरे को दर्द हो रहा है और मैं आज काम नहीं करूँगा। तो वो बोलता चीफ ऑफिसर बहाना ही मत कर, तू काम कर भाई। उसने 1-2 बार बोला, किसी ने सुना नहीं। शिप सेल कर रहा है, दूसरे पोर्ट पे जा रहा है भाई। सेलिंग में कई बार ऐसा होता है, कई बार 10 दिन 15 दिन लगेंगे दूसरे पोर्ट में जाने में, 30 दिन भी लगते हैं। तो भाई शिप में क्या होता है, अगर आप बीमार पड़ जाओ और किसी कारणवश मर जाओ तो ये देखना पड़ता है कि ये शिप वहाँ पहुँचेगा कितने दिन में, इसकी बॉडी को हम प्रिजर्व कर सकते हैं नहीं कर सकते। कॉल लेनी पड़ती है कंपनी के साथ, अगर कॉल हो जाती है नहीं ले जा पाएंगे, बीमारी फैल जाएगी, रैप करो, उसके देश के झंडे में फेंक दो, ये प्रोसीजर होता है। वरना अगर हेलीकॉप्टर आ सकता है हेलीकॉप्टर लेके जाएगा, अगर नहीं है पॉसिबल तो फेंक दो। तो भाई वो बंदा बीमार पड़ गया, चल रहा है कि चल भाई रेस्ट कर ले अब तू। तो दूसरे पोर्ट की तरफ शिप जा रहा है, तो उसकी तबीयत भाई ख़राब हो जाए, ख़राब हो जाए, ख़राब हो जाए। उसको एक्चुअली हुआ क्या था, उसको लोहे वोहे का कुछ लग गया था, तो उसके वहाँ से इन्फेक्शन, टेटनस वगैरह फैलना शुरू हो गया। अब भाई जो ब्रिज वाली टीम है, ब्रिज पे है जैसे, तो वहाँ से खबर आती रहती थी। तो उन्होंने क्या किया कि यार इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बुखार बहुत चढ़ रहा है और ये धीरे से पैरालाइज हो रहा है एक तरफ से, तो इसके पास एक बंदा छोड़ देते हैं। तो जो शिप पे 2 बंदे रहते थे ब्रिज पे, उनमें से एक बंदा उनके साथ बैठने लगा कि भाई इसकी टेक केयर करते हैं। और कंपनी ने रीच आउट किया कि यार इसकी तबीयत ख़राब है, इसका रिप्लेसमेंट भेज दो। अभी तक भी बात यही चल रही है कि इसका रिप्लेसमेंट भेज दो। तो कंपनी कहती है ठीक है, तैयार करते हैं हम इसका रिप्लेसमेंट, आप आ जाना। हेलीकॉप्टर रीच नहीं कर सकता क्योंकि 10 से 15 दिन की सेलिंग थी। भाई ठीक है, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई अब। ठीक, 8 बजे की कॉल होती है, नहीं 4 से 8 वाली कॉल में मैसेज आता है, कैप्टन वो चीफ ऑफिसर, वो कहते हैं हाँ सर ऑयलर इज़ डाउन, मर गया भाई। अब सबके फट गई भाई कि यार ये तो मामला सीरियस हो गया। अब चीफ इंजीनियर की भी फट गई कि यार ये तो मर गया, मैंने तो बहाना सोच रहा था, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कंपनी से बात की, तो कंपनी ने बोला भाई तुम पहुंच जाओगे, इसकी फैमिली को बता देते हम, और इसकी बॉडी तुम प्रिजर्व कर लो, क्योंकि पहुंच रहे हो 8-10 दिन में पहुंच जाओगे, तो इतने फ्रीजर में रख दो। तो भाई वहाँ क्या होते हैं कि शिप में बहुत बड़ी किचन होती है, फ्रीजर ऐसे होंगे जैसे एक कमरा है ना, ऐसे 2-3 कमरे होंगे, फ्रीजर ही होंगे। तो उन्होंने कहा भाई रैप करके इसको रख देते हैं। उन्होंने रैप करके बॉडी रख दी। अब थोड़ा सा माहौल ऐसा चल रहा है शिप में। तो 2-3 दिन बाद भाई एक जूनियर शेफ़ बोलता है कि सर मैं खाना नहीं बनाऊंगा किचन में। कहता क्या हो गया भाई? कहता सर मेरे को आवाज़ आती है अंदर से, धक 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 धक, मेरे को लगता है। तो कहता भाई तू ड्रामा मत कर फालतू की ना, ये सही नहीं है माहौल, अभी हमें सेल भी करना है, एक मौत हो गई है। भाई इग्नोर कर दिया। दूसरे शेफ़ ने भी यही बात बोली, सेम बात एक और शेफ सर ने। हमें आवाज़ आती है अंदर से, हम नहीं बनाएंगे खाना भाई उस पर। तो उनको लगा भाई कि ऐसा तो नहीं है कभी जिंदा हो साला हमने डाल दिया हो भाई। राइट तो भाई पूरी टीम गैदर हुई और गई भाई, फ्रीजर खोला और भाई उसकी नर्व्स चेक की। जो सेकंड ऑफिसर होता है उसको थोड़ी सी मेडिक की ट्रेनिंग भी होती है, तो उसको एज अ डॉक्टर भी वो काम करता है। भाई चेक वेक किया, मरा हुआ है, पूरा 100% कन्फर्म कर लिया। तो उन्होंने बोला भाई देखो ये सब ड्रामे ना करो, ठीक नहीं है।
भाई उन्होंने रैप करके रख दिया। आवाज़ें लगातार आ रही हैं, नहीं रुकी। अब तो मेन शेफ़ सब ने कर ली कि भाई आवाज़ आती है, हमें धक्का आती है, रोने की आती है, ऐसा आती है, ठीक है भाई। अब 2-3 दिन बाद क्या होता है, सबके रूम में फ़ोन होते हैं भाई, सबके रूम में फ़ोन बजते हैं। कभी कोई कहता है कि भाई तुमने बचाया नहीं मुझे, कोई रोता है, कोई ये करता है। अब भाई सबकी फटने लग गई कि ये चीज़ क्या हो रही है, ठीक है। तो अब कैप्टन की कॉल क्या होगी भाई, कैप्टन करेगा कि कोई ना कोई बकलोली कर रहा है, मतलब एंड डे तक वो बोलेंगे यार तुम कर रहे हो यार, ये तुम मजाक ले रहे हो। तो कैप्टन ने बोला भाई सबके फ़ोन काट दो, कि कोई बकरी कर ही ना पाए। फ़ोन काट दो भाई। फ़ोन काट दिए भाई सबके। फिर वही कहानी चल रही है कि भाई मैंने वहाँ देख लिया, मैंने यहाँ देख लिया। एक दिन क्या होता है भाई चीफ ऑफिसर का फ़ोन बजता है, वायर कटे हुए फ़ोन बजता है भाई। इमरजेंसी होती है कि ब्रिज पे आ जाओ अब सब। कौन ड्रामा कर रहा है, क्या है, कुछ ना कुछ तो चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अफवाह फैल गई थी पूरे शिप पे। सब लोग इकट्ठे होते हैं भाई, बंदे गिनते हैं, बंदे क्या क्या सब यहाँ है ना। जब वो बंदे गिन रहे होते हैं ना, बंदे पूरे होते हैं, शिप के आगे जहाँ मेन उसको क्या बोलते हैं यार, डेक पे आगे, वहाँ टॉर्च लेके एक बंदा बैठा है। वहाँ पे वो बैठता था बुक पढ़ने के लिए। वो पूरा ब्रिज खड़ा है भाई। हाँ। जो जिंदा लोग हैं सब खड़े हैं ब्रिज और पे, सबको दिख रहा है। सबको दिखा। वहाँ पे लाइट चल रही है, बंदा दिख रहा है बैठा हुआ, वही बंदा, वही, मतलब शक्ल नहीं दिख रही, अंधेरा है ना। हाँ हाँ हाँ। अब सबकी फट गई, ये क्या है। कैप्टन देख रहा है, ओके भाई, तो अब सब करे तो करे क्या। तो भाई इसने बोला एक काम करो, अब ना सब लोग 2-2 हो जाओ रूम में, और हमें इसको लेके पहुँचते हैं पोर्ट तक भाई। अब इसको रिजोल्व कराते हैं, और प्लीज़ इसका अब सीन मत करो, हम मान गए हैं कि है प्रॉब्लम है। हाँ। और फिर शिप ने उसने कैप्टन ने अपनी कहानी बताई कि भाई हमने देखा है, ये बहुत कॉमन है, हाँ। वो बेचारा ऐसे मरा है, उसकी आत्मा है, तुम्हें हार्म तो नहीं कर रहा ना वो। तो भाई वो मान जाते हैं, लोग एक एक कमरे में हो जाते हैं, ठीक है। अब शिप पहुंचता है भाई पोर्ट पे, उस बंदे का रिप्लेसमेंट खड़ा है। अब वो बंदा आएगा उसी के रूम में जो मरा है। तो भाई पहले ही मीटिंग होती है वही तो कहानी बढ़ती जा रही है। हाँ। अब कैप्टन भाई सबको इकट्ठा करता है कि देखो अब तक सालों जो हुआ हुआ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, अगर अब ये बॉडी निकलेगी और अब ये बकरी चली आगे तो मैं मार दूंगा तुम लोगों को, सबको सस्पेंड कर दूंगा, कोई भी नहीं बताएगा उसको क्या हुआ है। अब इसको नॉर्मलाइज करते हैं, उसकी बॉडी निकल जाएगी यहाँ से, इस फिर चीज़ वो को गया। ख़त्म। हाँ गया, राइट। अगर तुम इसको करोगे फिर ये लड़का भी सीन बनाएगा और ये चलता रहेगा। तो भाई ये डिसाइड हो जाता है, उसके रूम को वो लोग खाली कर देते हैं, क्योंकि उसका तो उसको बताया गया है कि वो साइन आउट कर रहा है, तू वो कर रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी पहले निकाल दी जाएगी और फिर वो बंदा ज्वाइन करेगा शिप, तो उसको पता ही नहीं चलेगा पीछे से कौन क्या हुआ। तो भाई उसका जो बंदे थे उसका रूम साफ ना करने जाए भाई लोग, तो कहा यार हम तो नहीं जाएंगे भाई, अब तो सबको पता है, वो हम नहीं हाथ लगाएंगे, वो सारा हमारे पीछे पड़ जाएगा भाई। हाँ। तो भाई सब लोग इकट्ठे होते हैं कि भाई सब चलते हैं, उसका रूम साफ़ करते हैं। तो भाई उन्होंने कैसे जैसे रूम साफ़ किया, उसका रूम साफ़ करके उन्होंने स्टोर रूम में उसका सामान रख दिया, बॉडी आई, बॉडी गई, रूम सामान चला गया। दूसरा ऑयलर ज्वाइन करता है भाई, उसको रूम दे देते हैं कि भाई तुम रहो आराम से, ठीक है। 1 दिन 2 दिन चलता है, सब आराम से नॉर्मल हो जाता है कि भाई ठीक है। 8 से 12 का टाइम होता है जिसमें कैप्टन और चीफ ऑफिसर ड्यूटी पे रहते हैं रात में। 4 दिन बाद चीख आती है भाई शिप से तगड़ी करके, और वो जो बंदा ज्वाइन किया था वो चाकू लेके भागता है चीफ ऑफिसर की तरफ, चीफ इंजीनियर की तरफ, हाँ। और उसको पकड़ता है, और सब लोग उसको पकड़ते हैं, उसके गले के ऊपर बैठ जाता है, कहता है साले तूने मुझे मरवाने के लिए इस रूम में भेजा, आज वो मेरी छाती पे बैठा था और उसने मुझे बताया कि तूने उसे मारा है, और अब तू मुझे मरवाने के लिए लाया है यहाँ पे। भाई साहब जो आतंक मचा है ना शिप पे, शिप वापस मुड़ा, वापस मुड़ा शिप। वापस मुड़ा भाई, सबने मना कर दिया भाई,
वो बंदा रो रहा, वो पागल हो गया, भाई मैं नहीं रहूँगा, ये भाई मेरी छाती पे बैठा था वो, मेरी आँख खुली है वो बंदा ऑयलर। उसको कैसे पता? उसने सारा डिस्क्रिप्शन बता दिया उसका। वो बंदा तुमने ऐसे मारा उसको, उसके चोट लगी थी, तूने ये किया, पहले तूने उसके साथ ज़बरदस्ती की, अब तू मेरे साथ धोखा कर रहा है। भाई शिप वापस मुड़ा, शिप डॉक पे गया, फिर उसकी पूरी एक सेरेमनी होती है जो मतलब बली वली जो देते हैं वो लोग करवाया उन्होंने, पूरे कंपनी को इन्फॉर्म किया, तब जाके वो शिप दोबारा से काम हुआ है। भाई एक बात बताओ, आप मानते हो क्या ये भूत वगैरह में? भाई मैं बिल्कुल भी नहीं मानता, और बट ये रियल है। मर्चेंट नेवी में यहाँ पर इतनी डेथ्स होती हैं कि ये हम ना भी माने ना तो ये आपको महसूस हो जाएगा वहाँ पे। तो मतलब मर्चेंट नेवी में एक तरीके का ओपन सीक्रेट है ये, मतलब वो इंडस्ट्री में मानते हैं लोग। आप किसी से भी बात करोगे ना यार, ऐसी हज़ारों कहानी है। कंटेनर लोड करते हुए कोई मर गया, एक शिप था जिसपे ना शेर ही दिखता था। क्या दिखता था? शेर दिखता था हमेशा, उसकी पूंछ दिखती थी इधर से उधर जाते हुए। उस पर क्या था कि वो बल्क कैरियर था, उसमें लकड़ी वगैरह जाती थी, तो कहते हैं वहाँ पर काफ़ी शेरों का शिकार हुआ था। जो जंगल की लकड़ी वगैरह जाती थी ना, तो उसकी आत्मा दिखती थी उस पर, वो बहुत कॉमन था। अब ऐसी बात मैं करता नहीं हूँ ना, मैंने कभी किसी पॉडकास्ट में किया, ये आपको अजीब लगेगा बट ये साइड देखनी चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। मैंने आज तक, मैं पर्पसफुली ना कभी भी जैसे हॉरर एज अ जॉनरा पॉडकास्ट में टच नहीं करता, क्योंकि मेरे को लगता है कि 4 आदमी की कहानी अच्छी भी हो सकती है, 40 आदमी उसके बेसिस पे ना सिर्फ कंटेंट देके चले जाते हैं, और आप लोगों को झूठ और भय पैडल करते हो फिर उस प्रोसेस में। पर अच्छा, मेरे को ये कोई आइडिया नहीं था, जो मेरी रिसर्च में भी आपका मर्चेंट नेवी का सिर्फ यही निकल के आया था कि एक बार शिप डूबने वाली थी, उसके ऊपर कोई कहानी थी नहीं। और मैंने इसीलिए पूछा आपसे कि आप इस बात में मानते हो कि नहीं, क्योंकि पर्सनल आदमी का विश्वास भी कई बार उसके व्यू को कलर करता है कि अगर कोई मानता है भूत प्रेत में तो कहानी भी सुनाता है। पर अगर ये पूरी इंडस्ट्री वाइड नोन सीक्रेट है जिसके चक्कर में एक पूरा शिपिंग ऑपरेशन उल्टा घूम के जाता है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों रुपए का नुकसान है एक शिपिंग ऑपरेशन उल्टा घुमाना। करोड़ों का, उसमें उसका पूरा कार्गो डिले हुआ, उसमें उसका क्लाइंट का जो वेटेज है वो कम होता है। फिर आप जैसे ये चीज़ नैरेट कर सकते हो क्रू 14-15 का, यार हमें ये फील हो रहा है, कंपनी एंड पॉइंट तक नहीं मानेगी ये बात, वो तो बिजनेसमैन है। तो यार तुम लोग सीन कर रहे हो, बट जब कैप्टन बोलेगा, कैप्टन कब तक की नहीं बोलता, क्योंकि उसका इतना सीनियर पोजीशन है, उसने 20-30 साल शिप में बिताए हैं, वो एकदम से ऐसे कैसे बोल सकता है कि यार मैंने भूत देख लिया। और मैं आज भी नहीं मानता हूँ ये बात, बट भाई शिप में बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। आप किसी भी एक्सपीरियंस जो कैप्टन होगा जिसने 20-30 साल बिताए हैं, वो कहेगा यार ये तो यार एक ना ये ढूंढो ऐसे लोग। मतलब मेरे को कोई हॉरर पॉडकास्ट करने का शौक नहीं है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि कुछ, जैसे भाई ने तो 18 महीने काम किया, 17 महीने 20 दिन, और वो भी ऐसा ट्रेनिंग काम किया है। जिसने 10-20 साल निकाले हैं, उससे मेरे को ये पूछना है कि आपकी एक्सप्लेनेशन क्या है। क्योंकि मर्चेंट नेवी की एक यूनिक बात ये भी है ना कि भाई वो सबसे अकेला प्रोफेशन है। आप एक तरीके से बिल्कुल अकेले हो, दुनिया से दूर हो, कोई फोन सिग्नल, लाइट, अखबार, खाना पीना कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी जगह तो इंसानों का फिर भी वो रहता है, तो एक तरीके से भाई तेरे को दिखा क्या, मेरे को दिखा क्या, बात हो जाती है। लेकिन शिप पे तो आप अकेले हो, और इसमें इतना अकेलापन है, मैं बताऊं आपको कि जैसे 16 बंदे हैं, आप बोलोगे 16 बंदे तो हैं, बट सबकी ड्यूटी है। 8 से 12, जैसे ही आप आओगे 12 से 4 वाला निकल जाएगा, 4 से 8 वाला आपके साथ क्यों बैठेगा, क्योंकि उसको 4 से 8 भाई तैयारी करनी है, वो सोएगा अपना। जो नींद का ऐसा होता है कि कभी पोर्ट पे आ गया तो भाई नहीं मिलेगी, तो आप बाहर जाके अकेले ही बैठे हो, खाना आपका टिफ़िन में रख दिया है, शेफ़ ने प्रिपेयर करके रख दिया, आप किचन में जा रहे हो, खाना खा रहे हो, सोकर देख रहे हो, आपका माइंड अकेले है। बट हाँ यार बहुत कॉमन है। आप किसी से पूछना कि ये कैप्टन से कि यार आपने अपने करियर में कितनी मौतें देखी हैं। हाँ, मैं अब तो जैसे जितना एडवांस होता जा रहा है तो ये एक्सीडेंट कम होते जा रहे हैं। आप सोचो ना कि आज से 30-40 साल पहले जब शिपिंग होती थी, सब कुछ मैनुअल होता था। कंटेनर उठाए जाते थे, कैसे उठाए जाते थे, कार्गो मैनुअली उठाए जाते थे, उसमें तो बहुत कॉमन था। अच्छा, इतनी चीज़ें इन्होंने सीखी हैं कि बल्क कैरियर होता है, उसमें कोल गया, तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि अब कोल निकाला आपने तो उसमें गैस बन गई है, तो उसका डीसैनिटाइजेशन होगा, फिर टेस्ट होगा कि उसमें केमिकल निकल गया है, गैसेस निकल गई। कई बार आदमी टेस्ट करने जा रहा है, उसने प्रॉपर मास्किंग नहीं ली, भाई वो ऊपर से ही गिरा बिल्डिंग से, 12 माला 14 माले की बिल्डिंग जितना कंटेनर होता है अंदर, तो कहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता वहाँ पे। डैम भाई। और इसमें ना इतना, चलो मैं तो एक अच्छी कंपनी में गया था, इसका मैं सेकंड साइड बताता हूँ। अभी इंडिया में भाई लेबर की कोई शॉर्टेज तो है नहीं ना, बिल्कुल नहीं है, और इसी का फ़ायदा बाहर वाली कंपनियाँ उठाती हैं। तो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर तो है ही, इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर उससे भी बड़ा है। अब आपको मैंने एक अच्छी कंपनी की बात बताई जिसका कार्गो है, ये लक्कड़ वाले शिप भी तो होते हैं, मच्छी शिप भी तो होते हैं। डैम। और वहाँ वो मौत है भाई, वो मौत, वहाँ से भी लड़के जाते हैं इंडिया में।
मतलब एक छोटा सा शिप, उस पर कश्मीर से गाँवों से लड़के भेज दिए क्या कि भाई तुम्हें बाहर नौकरी मिल रही है। तो एजेंट्स इंडियन ही होते हैं जो उन कंपनियों के लिए काम करते हैं, जो 100-200 शिप ले लेंगे जो एक्सपायर हो चुके हैं, बट वो लोकल में ट्रेड कर रहे हैं, लक्कड़ कोयला ऐसी भरवा रहे हैं। तो भाई उनसे 48 घंटे काम किया जा रहा है। सऊदी दुबई की गर्मी में वो कुछ लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर लक्कड़ गिर गए, उनके ऊपर मर गए, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। ये बहुत एक्सट्रीम एक प्रोफेशन है जिसके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, और जो बहुत बड़ा पर्पस सर्व करता है पूरी दुनिया में। हाँ सही बात है। इनफैक्ट मेरे कुछ दोस्त मर्चेंट नेवी में रह चुके हैं, मेरे को नहीं पता था इतनी बातें। मेरे को जैसे आई डिडंट नो कि लोग इतना मरते हैं। मेरे को ये पता था हाई पेइंग जॉब होती है और काफ़ी ऐसा डेंजरस रहता है क्योंकि आप हाई सीज में हो और वहाँ पे दुनिया भर की वो है। और जब आप काम कर रहे हो, चाहे आप नीचे ऑयल में हो या ऊपर डेक पे हो, आप अकेले लगे हुए हो, मतलब उसमें नींद वींद का कोई सिस्टम नहीं रहता, बड़ा डिमांडिंग जॉब रहता है और इसीलिए पे बड़ी हाई होती है। अब मुझे नहीं लगता, उस टाइम में लगता था कि यार पे बहुत हाई है, क्योंकि 2011, 12, 13 में उस टाइम लगता था 2-3 लाख 4 लाख बहुत होते हैं, बट आज के टाइम में तो बहुत प्रोफेशन में यार लोग कमा ले रहे हैं उतना, जैसे वर्थ कंटेंट क्रिएशन जैसे कंटेंट क्रिएशन। हाँ, हाँ। अब इसमें अलग अलग शिप की अलग कहानी है। जैसे मैं तो कंटेनर में था, तो आप केमिकल शिप भी होते हैं भाई, सोचो उनकी लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज़ है पूरी, उनकी लंग्स ही ख़राब हो जाती हैं क्योंकि केमिकल कंटेनर में हो आप, चाहे कितना ही सिक्योरिटी हो, कुछ ना कुछ लीकेज और मतलब एक आपके हेल्थ इश्यूज रहेंगे। एलपीजी कंटेनर जिनके शिप रुके हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, आप सोच रहे हो 20-30 साल आप एलपीजी कंटेनर पे काम कर रहे हो, एलपीजी कैरी कर रहे हो, आपको नहीं लगता आपकी बॉडी में कुछ? नहीं सही कह रहे हो भाई, ये है, सही कह रहे हो। ये एक साइड है भाई मैं पता है इतने सारे ट्रैवलर से मिलता हूँ और इतनी सारी बातें होती हैं, मेरे को कई बार ऐसा लगता है यार अकेले घूमने निकल जाते हैं दुनिया भर में, कोई तो ऐसी चीज़ होती होगी जहाँ पे ऐसा लगता होगा अब गए बेटा, अब तो मुश्किल हो जाएगा बचना। बहुत होती हैं भाई, बट कुछ ऐसी होती हैं फिर भी करते रहते हैं हम, फिर भी हमें करना पड़ता है। हाँ। जो आपको हमेशा याद रह जाती हैं। हाँ, हाँ, उनमें से एक जगह थी भाई इथियोपिया में, जिसने मुझे ये बताया कि इंसान के शरीर में से कहाँ कहाँ से पसीने आ सकते हैं। गुड डिस्क्रिप्शन, वीडियो टाइटल है ये। उसमें क्या है कि मैं था इथियोपिया में, अब इथियोपिया में दानाकिल डिप्रेशन के बारे में हम काफ़ी बार बात कर चुके हैं। किसके बारे में? दानाकिल डिप्रेशन जो वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस में आती है, ठीक है। हाँ। तो मैं उस माइंडसेट से गया था, पहले ही मुझे पता था वहाँ पर एक एक्टिव वोल्केनो होगा, उसमें लावा बह रहा होगा, वहाँ पर लावा लेक्स भी हैं, एसिड पूल्स भी हैं, इनका pH वैल्यू 1 होता है, मतलब एकदम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था मैं। वहाँ गया, वोल्केनो के ऊपर भी चढ़ा, लावा के अंदर मतलब हमने बिल्कुल पास में, मुश्किल से मुझे ऐसा लगता है 1-2 फुट दूर पे खड़ा हूँगा मैं वोल्केनो के मुंह के आसपास। ये दानाकिल डिप्रेशन? हाँ, दानाकिल डिप्रेशन। और ये पूल वो है जिनमें pH 1 रहता है? pH 1 भाई, कि इसमें कुछ फिक गया तो गया? फिक गया तो गया, आपने उंगली डाली आपकी उंगली जल जाएगी पूरी, हड्डी वापस आएगी? हड्डी शायद आए, हड्डी शायद वापस आए। ठीक है। हाँ, फिर तो यहाँ मैं गया था, तो ये मेरा माइंडसेट यहाँ जाने के लिए तैयार था भाई मैं, तो मेरे को कोई शौक नहीं लगा। जब हमारी ये ट्रिप खत्म हुई, और वैसे मैं ये बोलूँगा भाई लाइफ में एक तो होता है घूमना, बट एक होता है ना जो चीज़ याद रह जाती है, तो ये दानाकिल है। अच्छा भाई, आप मतलब एकदम रात में सो रहे हो वोल्केनो के नीचे, गाड़ियाँ हमारे साथ जो चल रही है, हमारा शेफ़ उसी में है, कहीं भी बम्बू लगा देते हैं कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए। जो लोग रास्ते में मिल रहे हैं वो लोग हैं, उनके बारे में हमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि भाई इनकी तरफ कैमरा भी मत कर देना, क्योंकि अच्छा, ये भाई ट्राइबल है और इतनी गर्मी में रहते हैं, वर्ल्ड्स हॉटेस्ट प्लेस में जो रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनका मेंटली ना बहुत ज़्यादा एग्रेशन है। और ये हमने देखा भी कि अब हम तो यार चूल है ना, कंटेंट क्रिएटर, तो निकालेंगे जहाँ मना करेंगे वहाँ तो कैमरा जरूर निकालेंगे। तो मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, तो मुझे दिखे बच्चे खेल रहे हैं, इनकी कॉलोनियाँ बहुत दूर है, तो मैंने ऐसे कैमरा निकाल लिया। ओ भाई, उन बच्चों ने वहाँ से देखा और हमारी गाड़ियों पे पत्थर फेंकना शुरू, और कहते कैमरा कैमरा कैमरा। तो वो अफरार लोग जो होते हैं भाई बहुत मेंटली हिले लोग होते हैं, बार बार देंगे कुछ उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्या होता है, इनके पास ऊँट रखते हैं, ऊँट का दूध पीते हैं ज़्यादातर, और ऊँट थोड़ा सा बुढ़ा हो जाए, बीमार हो जाएगा, उसको मार के खा जाएंगे। तो गवर्नमेंट बोलती भी है इनको यहाँ से रीलोकेट कर जाओ, बट ये लोग नहीं करते हैं। तो इस रीजन में ट्रैवल करना, उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ही अलग है यार। जो एक ट्रैवलिंग एक अलग हो गई और ये चीज़ अलग थी। तो मेंटली मैं इसके लिए तैयार था, मज़ा भी बहुत आया, ऐसा जीवन देखा, ऐसी चीज़ देखी। मतलब यार अफ्रीका में हो सकता है कि आपको ये बोल दे, ये वोल्केनो चढ़ जाओ इसके ऊपर, क्योंकि कोई रूल रेगुलेशन, कोई रूल ही नहीं है भाई। और उनसे किसी भी चीज़ में पूछो तो क्या होगा, मर जाओगे। इतना इजी बोलते हैं, मतलब कि भाई देखो वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम जाओगे तो मर जाओगे, पर जाना अलाउड है। जाओ ना, कहीं भी पहुंच जाओ यार। मतलब मैं खड़ा हूँ बिल्कुल इतना दूर होगा जितना आप मेरे से दूर बैठे हो, इतना दूर वोल्केनो का मुंह जिससे आग निकल रही है। मेरी वीडियो में खड़ा हूँ मैं, ये वाली जो उसमें 48, ये तो पहला पार्ट है। हाँ, इसके नीचे आएगा ये वाला। हाँ, तो इसमें हम ये देखो, ये
ये वोल्केनो है भाई, ये देखो, ये अंदर सारा वोल्केनो है ये सारा लावा है, जो जम गया है। ये जम गया है। और ये दुनिया की इकलौती ऐसी जगहों में से जहां पर लावा लेक्स होती हैं, मतलब कि लावा बह रहा है जैसे नदी बहती है। पर जब मैं गया था तो यहाँ पर लेटेस्ट ही इरप्शन हुआ था, तो वो ढक गई। तो वो पता क्या बोल रहा है, मैंने बोला ये कब आएंगी, कभी भी आ सकती हैं बाहर, किसी के पास कोई वो नहीं है। कभी भी। इस वीडियो में हमने दिखाया भी, हम 2 बार चढ़े थे इस पे, एक बार रात में और एक बार सुबह। कि रात का यार अलग सीन होता है एकदम देखने के लिए कि रात में क्या हो रहा है। तो जब हम रात में चढ़े ना तो भाई ब्लास्ट हो गया। वो वीडियो पे है? वो शायद इस वीडियो में है कि हम रात में, जब मैं वो बता रहा हूँ कि रात में हम चढ़े, हाँ यहाँ पर होगा। थोड़ा थोड़ा आगे करके दिखाता रहे। ओ अच्छा, ये लावा ही, ये देखो लावा है। हाँ। जो बंदा हमें लेके चल रहा था ना यहाँ पर, तो उसके हाथ में एक स्टिक थी, जो जमीन पर रखी है, आग लग गई भाई उसमें। गलत जगह निशान लगाए रखते हैं कि आपको इस पे चलना है, जो पत्थर होंगे उन पे निशान होंगे। तो हमारा जो गाइड होता है वो बोलता है इसी पे पैर रखना है आपको। इधर रखा तो हम नहीं, गारंटी नहीं है, हो सकता है आपका पैर लावा के अंदर चला जाए। That's crazy. तो ऐसा था ये एक्सपीरियंस। ये सुबह था जब मैं इसके ऊपर चढ़ा था, यहाँ पर बिल्कुल क्लोजेस्ट कैमरा भेजा था मैंने। ये देखना, सारा लावा ही लग रहा है। देख रहे हो भाई क्या हालत है। पर इस पे आप चल नहीं सकते क्या? चल सकते हैं, बट वो देखो ये बंदा है मेरे साथ, हाँ हाँ। अब सब चले गए क्योंकि मैं और एक्सप्लोर कर रहा था। तो जो मेन गाइड था वो चला गया, तो उसने इस बच्चे को छोड़ा कि यार तू इसके साथ रह और इसको बता कहाँ पैर रखना है। तो यहाँ हम इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्योंकि उसने बोला था यहाँ 2-3 मुंह हो रहे हैं इसके, तो तुम जाके देख सकते हो। तो ये एक एक्सपीरियंस था। अब यहाँ से मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सब तक ठीक था भाई, बहुत एक्सट्रीम लग रहा होगा सुनने में, बढ़िया, मेंटली मैं तैयार था। ये दोनों हो गए, तो मेरे से वो बोलते हैं कि जो मेरे साथ गाइड थे कि यार आपने ये एक्सप्लोर किया, एक जगह और है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। तो मैंने कहा हाँ। कहते यार एक चर्च है, और दुनिया का मतलब वर्ल्ड्स डेंजरस चर्च बोलते हैं उसको। अब चर्च सुन के आप सोचोगे ऐसा क्या ही डेंजरस होगा भाई, मतलब वोल्केनो के ऊपर चढ़ गए हो, ये देख लिया है भाई, चलते हैं ना, क्या दिक्कत है। मतलब मैं मेंटली मैंने कुछ इमेजिन नहीं किया वहाँ क्या होगा। अब मैं चला गया भाई। तो गाड़ी रुकी, कहता अब भाई चर्च दिखे ना कहीं, पहाड़ है बस, सिर्फ पहाड़ है। कहता वो चर्च वहाँ है ऊपर, और वहाँ से बड़े खूबसूरत नज़ारे आते हैं। उसने मुझे फ़ोटो दिखा दी, इसकी वीडियो भी डाली हुई है हमने। उसका नाम यार थोड़ा अजीब सा, बट है वो यूनिक जगह। हाँ। वर्ल्ड्स डेंजरस चर्च के नाम से डाला होगा मैंने, वीडियो भी होगी, वीडियो हाँ भी वीडियो डाल है। दो, हाँ। तो यार हम वहाँ पहुँचे, और एक गाइड मेरे साथ गया कि ये यहाँ का एक्सपर्ट गाइड है, ये आपको ट्रैक कराएगा। तो भाई मैं चल रहा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ सीढ़ी आ रही है नॉर्मल ट्रैक की तरह, बट फिर ना भाई पत्थर ऐसे आने लगे सीधे। क्या था, इस पे चढ़ जाओ। मैंने सोचा चलो यार इतना एक आधा स्टेप होगा, ये वाला जो है ना, ये वाली वीडियो इसमें आगे देख। ऐसे कैसे चला जाऊँ भाई, ये देखो, ये मेरी ये वीडियो यहीं ओपन होती होगी। ये आकाश कह रहा है मेरी तो फटी पड़ी है, यही है, चला जा रहा है ना। हाँ। मैंने इसको बोला कि इन्होंने मेरी जिंदगी का मजाक बना दिया है साला, जो भी पूछो क्या होगा, मर जाओगे। भाई कुछ हाथ पैर टूट जाएं ये बोल लो यार, तुम सीधा बोल देते हो। तो यहाँ जब मैं चढ़ रहा हूँ ना भाई, पत्थर एकदम सीधे खड़े होते जा रहे हैं। मैं ऊपर चढ़ गया, और मैं उससे बार बार पता क्या पूछ रहा हूँ, भाई मुझे ये बता, मैं लटका हुआ हूँ, ये साले नीचे कैसे जाएंगे भाई। रियल क्वेश्चन, वेरी रियल। ऊपर तो चढ़ रहा हूँ भाई, नीचे का बता दूँ। कहता अरे नीचे बहुत ही आसान है, और अब ये आखिरी पत्थर है, इसके बाद तो और ही आसान होने वाला है। तो भाई 15-20 मिनट के आसपास चला होगा, मैं करता रहा। फिर एक मोमेंट ऐसा आया जहाँ पे लड़का जा रहा था ना अभी, यहाँ पर वो कहता कि ऐसे ऐसे पैर रख के आओ और तुम जा सकते हो आराम ऐसे से, पैरेलल एकदम। हाँ। यहाँ देखना वो मोमेंट जहाँ मैंने भाई फाइनली गिव। ये देखो जब मैं बोल रहा हूँ नीचे कैसे जाएंगे। भाई बहुत रीजनेबल बात है ये देखना, मतलब ये तो फिर भी चलो ऐसा लग रहा है कि नीचे थोड़ा सा हाँ। ढलान फ्लैट हो रही है, पर नीचे उतरना ऐसे में क्या बड़ी लकड़ी ली। मैं सच बता रहा हूँ, वो मुझसे बोला भाई थोड़ा थोड़ा है आराम से। सारे इंडियन भाई को कोई मत आना। भाई इसके कितने पैसे लिए होंगे इस गाइड ने? मैं आ गया यार ये टोटल टूर जो था ना मेरा, नहीं, सिर्फ इस चीज के कितने पैसे लगते होंगे ये चढ़ने के? इस चढ़ने के यार मेरा टोटल था 1.5 लाख रुपए के आसपास था वो। अच्छा, 2-3 हाँ। दिन का पैकेज था। हाँ। तो उसमें ये इन्होंने मुझे खुद से ही ऑफर किया था कि तुम्हें ये मज़ा आ रहा है तो एक चीज़ ये भी ट्राई कर लो। तो मैं इसके लिए गया था। अब ये मूवमेंट है जो मैं बोल रहा हूँ ना गाइज, मैं तो मुझे यहाँ आ गया तुम मत आ जाना। ठीक है। तो ये इसके बाद है कि मैंने 2-4 बार ट्राई किया, अलग अलग हर्डल्स पार किए, बट वो एक मूवमेंट था, फिर मैंने वहाँ गिव अप कर दिया। क्योंकि जब वोल्केनो पे मैं था तो मेरे जो शूज़ थे ना भाई, उनका सोल जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया था, इतनी हीट थी वहाँ पर। तो अब वो आखिरी मोमेंट जब कहता है बस ये ऐसे घूमना है आपको, और वो ऐसा था कि एक पैर गया आपका और आप गए, ये आगे यहाँ से मूवमेंट आएगा जब मैं बोलूँगा कि भाई मैं यहाँ से नहीं जा सकता। और उस दिन भाई पहली बार मैंने लाइफ में महसूस किया हाथ में पसीने ऐसे आ रहे हैं हाथ में। भाई ये देखो ना, अब ये देखो,
गुदी गुदी सी हो रही है हाँ हाथ में। मेरे को ना, कहता है होती कि है ना? और वो देखो कितने आराम से बैठा हुआ है। मैं इसीलिए पूछ रहा था कि ये कितने पैसे में ये लोग करते हैं जो ये बोलते हैं चल यार 10,000 रुपए दे दियो तेरे साथ चढ़ जाएंगे। Damn, और bro. मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि अच्छा तू कितनी बार चढ़ता है, कह रहा 20-25 बार चढ़ जाता हूँ महीने में। और फिर मेरे से कहता जा रहा है अरे कुछ नहीं है यार चढ़ जाओ भाई ये नीचे तो देख तू क्या है, कुछ है ही नहीं। और मैं आया हूँ इसमें, आगे फॉरवर्ड करो उसको प्ले करो, मैं आया हूँ आधे रास्ते इसमें भी, अच्छा ऊपर तक गए? यहाँ तक आया हूँ। यहाँ जाके जहाँ ये खड़ा है ना, यहाँ जाके मैंने गिव अप चला जाऊं भाई, किया। अब एक देखना जिंदगी है मेरी, उसको मजाक से बना दिया आज तो इन्होंने। भाई मुझे लगता है मैं यहाँ से गिव अप करूँगा भाई, मेरे बस की नहीं है। मैंने कई बार सोचा यहाँ से नहीं हो पाएगा भाई, ये तो यहाँ के हैं, देखना कैसे खड़ा है भाई। दिस वन कैन नॉट ब्रदर, रियली कैन नॉट, या दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो भाई यहाँ से मैं गिव अप कर रहा हूँ और मुझे लगता है मैं यहाँ से जा पाऊंगा नहीं बिल्कुल भी करूंगा, safe फिर नहीं, जाऊंगा। कोई भी सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। मन भी नहीं मानता ना, हाँ, कितना आगे करने आगे। का तो पता ही नहीं है भाई, जूते फिसल जाए कुछ हो जाए। तो मैं यहाँ से नीचे जा रहा हूँ अब, आई थिंक मुझे जाना चाहिए। प्रैक्टिकल तो यही है भाई। आदमी की आवाज में डर है, अब ध्यान से। अब देख रहा फिर लग गया। Like this? हाँ Bravo. You did it. Save me. और हर बात पे ब्रावो ब्रावो। हाँ। ये लोग बोलते क्या है, लैंग्वेज क्या बोलते हैं वहाँ? अफरार इनकी अपनी लैंग्वेज है इथोपियन, अच्छा, पर इंग्लिश बोलते हैं ऐसे। इंग्लिश बोलते हैं अच्छी। भाई यार भाई देखना यार नीचे कुछ है ही नहीं। तो ये वो मोमेंट था यार जब मुझे लगा कि कई बार ना आदमी को सोच लेना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। वो देखो कितने आराम से खड़ा है। इस वाली बात से मैं बहुत सहमत हूँ। 4-5 बार ऐसे और मेंटल सिलसिले हुए हैं। प्रिपेयरनेस देखो कितनी मेन चीज होती है कि आप वोल्केनो पे चले गए क्योंकि आपको पता था वहाँ वो मिलने वाला है। यहाँ चर्च देख के मैं ये भी बोला इससे भाई यार अगर मैं यहाँ मर गया तो लोग बोले चर्च चढ़ता हुआ मरा था ये। कोई ऐसा भी नहीं कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट Count down. ये देखो। Don't go up here. This way. और वो कितने आराम से खड़ा है देख रहे हो। बहुत ही डर लग रहा है सही में यार। And also your hand is here. या मुझे बैग भी भारी लग रहा होगा इस टाइम। भाई मेरे हाथ में ना, मैं उसको बोला मेरे हाथ में भी पसीने आ रहे भाई। और ये शूज फिसलेंगे अभी देखना यहाँ पे। It's not slippery. Okay. First, take your. और भाई वो कह रहा है यहाँ पैर रखो। वो सही में बकरी की तरह खड़ा वो है। देखो ना। Like this. आई गो बैक ब्रो। You see. No. इजी इजी देखना देखना। You see? Like this. अभी देखो इट्स नीचे नॉट इजी ब्रो। भाई नीचे का फ्रेम है। It's like. कुछ नहीं है भाई। नहीं नहीं, वो अभी कैमरा डालेगा नीचे। हाँ नीचे डालेगा अभी, वो दिखाएगा देखना। या Only this one. See? आई एम गोइंग बैक नाउ। इट्स नॉट सेफ। Okay. Wait. Moment. Okay. Take a break and brace it. अभी मैं सोलू बैन। Brace it. Yeah. भाई ये कोई रास्ते हैं क्या बहन के? ये रास्ते नहीं भाई, ये तो पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ। यार चर्च कह के यहाँ चढ़ा दिया यार। तो भाई फिर चढ़े इवेंचुअली पूरा? नहीं भाई अच्छा, ये यहाँ- लास्ट था। ये last था। ये लास्ट था भाई। मैं समझ सकता हूँ भाई, इसमें मेरे को तो दोबारा आ गया भाई, आपको। देख के पसीने आ मैं गया। भी वही कह रहा हूँ भाई, मेरे हाथ में पसीना है भाई इस टाइम पे। ये काफी क्रेजी बात है भाई। एक बार मेरे साथ ना बड़ा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। हम्पी पता है साउथ में? हाँ तो हम्पी में ना एक मंदिर है, सर्च करके देखियो मिलेगा कि नहीं। उसमें ना वो भी ऐसे चट्टानों के ऊपर एक मंदिर है। अच्छा तो मैं और एक और पॉडकास्टर है, हमारा भाई है, उसका नाम है विनम्र कसाना, दोस्त कास्ट करके पॉडकास्ट चलाते हैं, हम बचपन के यार हैं। दोस्त का मैंने हाँ, सुना हुआ है। सुना होगा। हाँ। तो हम दोनों साथ में बहुत ट्रैवल किया करते थे। एक बार हम हम्पी थे, हम्पी पे हम चढ़ गए उस पत्थर के पूरे उस पे। तो उसमें भी ना कोई रेलिंग वेलिंग नहीं है और चट्टान है। कहीं कहीं चट्टान थोड़ी थोड़ी कट रही है तो उसमें आप पैर रख सकते हो, बट अदरवाइज आपको ऐसे ही चढ़ना है। अच्छा अब हम चढ़ गए मंदिर में, देख रहे हैं, कह रहे वाह क्या मंदिर है, ऊपर से व्यू आ रहा है। सामने से हम देखते हैं ये जो पहाड़ के ऊपर वाला मंदिर है ना, अच्छा वो- ये नीचे वाला दिखाइयो, शायद यही है। हाँ यही वाला मंदिर है भाई, ये वाला मंदिर है। तो ऐसी चट्टानें हैं। ऊपर चढ़ के हम लोग उसकी छत पे बैठे हुए हैं मंदिर की, अच्छा दोनों भाई इधर उधर देख रहे, कह रहे वाह यार हम तो पहाड़ चढ़ गए। 19-20 साल के लड़के थे। सामने से ना, क्योंकि रास्ते में कुछ नहीं है और सामने से बादल आते दिखते हैं। अच्छा पहली बार मैंने बारिश देखी कि ऊपर से कैसी दिखती है बारिश। नीचे हाँ तो बारिश ना सीधी नहीं गिरती, बारिश ऐसे टेढ़ी सी गिरती है पर्दे की तरह। हम कह रहे पर्दा लग रहा है, हमें एहसास नहीं हुआ 15 मिनट में बारिश यहाँ आ जाएगी। बच्चे थे हम भाई, बारिश वहाँ आ गई। हमने बारिश वेट आउट करी पहले तो मंदिर के अंदर। ठीक है। अब हमने उतरने की कोशिश करी और ये चट्टाने, इन पे पानी गिर जाए, ये गीला हो गया ये तो। फिसलन है। हाँ पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ पकड़ते पकड़ते किसी का पैर फिसल रहा है, किसी का पैर फिसल रहा है। कभी किसी चट्टान के नीचे हम लोग कह रहे हैं भाई आधा घंटा रुक के चलेंगे। और वो बारिश हल्की नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं प्रॉपर बारिश थी वो।
उस दिन हमें लगा था कि भाई थोड़ी तो प्लानिंग करके आना चाहिए, थोड़ा बुद्धि लगानी चाहिए, कहाँ पे कब क्या कर रहे हो, क्योंकि पहले कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है भाई। और इन चट्टानों के बीच में ना बहुत सारी गैप है कि अगर आप गिर गए तो एक तो निकलने का कोई क्लियर रास्ता जाओगे। नहीं, और अगर मर गए तो निकालने का कोई रास्ता नहीं। हमारे यहाँ तो इंडिया में कहावत भी है ना, कुछ फंस जाता है तो आदमी ये पहले बोलते हैं हमारे वाले तो पुलिस वाले, साले गए क्यों थे यहाँ पे। राइट राइट हमारा तो एक्सपीरियंस है ना। Right. वो किसने बताया था मेरे को कि कहीं फंसा हुआ था वो, तो दो बंदे थे, एक यूएस का था एक इंडिया का था। तो यूएस वाला ने अपनी एम्बेसी को कॉल किया तो वो बंदे बोल रहे थे यार ठीक है हमें पता है तुम एडवेंचरस हो, हम कुछ करते हैं। उसने इंडियन एम्बेसी पे कॉल किया तो इंडियन एम्बेसी वाले के साले आए क्यों थे यहाँ पे, मरो, हम नहीं आए। तो हम तो सपोर्ट भी नहीं मांग सकते हैं। राइट राइट। भाई मैंने सुना अफ्रीका काफ़ी क्रेजी है, मेरे को मैं आपकी रिसर्च वगैरह कर रहा था, उसमें कोई एक ऐसी ट्राइब की भी बात थी जहाँ पे वो खून वून पीते हैं। हाँ भाई, मसाई ये मारा। केन्या? हाँ कीनिया में। हाँ और कीनिया में जब आप मसाई मारा की सफारी करने जाते हो ना, वहीं पे मसाई ट्राइब है ये लोग। तो इन लोगों का क्या है, नाश्ता खून से करते हैं ये लोग। और खून पीने के लिए इन्होंने क्या सिस्टम बनाया हुआ है, ये गायें रखते हैं, 200-300 गायें रहेंगी। और इनका जो शादी का जो सिस्टम है वो भी गायों पे डिपेंड है, जिसके बाद जितनी ज़्यादा गायें हैं उतनी ज़्यादा शादी कर सकता है। उतनी ज़्यादा लाइक उतनी बड़ी या उतनी ज़्यादा शादियाँ कर सकता है, 1 2 3 जितनी भी वाइफ लाना चाहता हो भाई वो। और एक उनका डांस होता है कि उनको कूदना है, तो जो जितना लंबा कूदेगा, ऊंचा कूदेगा, तो वो अपनी पसंद की लड़की चुन सकता है। और तो जैसी पहली वाइफ होगी तो जो उनका घर होगा उसमें पहला घर उसका होगा, सेकंड घर दूसरी वाइफ का, तीसरा। और ये सब डिपेंड करता है गायों के नंबर पे। और इनकी लाइफ इवॉल्व करती है गाय भेड़ इनको इनके ऊपर और इनको बचाने के लिए। तो रहते मसाई मारा में तो वहाँ भाई जंगल है, तो वहाँ शेर भेड़िए ये अक्सर आते हैं और ये लोग अपने घर को प्रोटेक्ट करते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ना इनका इनकाउंटर भी होता रहता है इन जानवरों से। तो ये स्टोरीज़ बताते हैं कि भाई हमारे कबीले में क्या होता है, जिसने लेटेस्ट शेर मारा होता है ना उसको हम एक वो देते हैं, ताज देते हैं, तो वो पहन के घूमता है। तो अब जो इसके बाद जो मारेगा फिर उसके पास रहेगा, तो ये पता रहता है कि भाई लास्ट इसने भाले से शेर मारा है। बट अब जो गवर्नमेंट ने ना इसको बैन कर रखा है, तो वो कहते हैं कि हम तब करते हैं जब बिल्कुल हमारी जान पे आ जाए ना, तब मारते हैं। और वो लोग आते हैं क्योंकि इनके पास गाय हैं। तो गाय का क्या करते हैं कि इन्होंने ना एक एरो बनाया हुआ है, इनको ये पता है किस नस से खून निकालना है। तो ये लोग क्या करते हैं, एरो डालते हैं और उसमें से खून निकालते हैं, उसको उसी गाय के दूध में मिलाते हैं और उसको पीते हैं। ये कहते हैं हम जो इतने लंबे, काफ़ी लंबे होते हैं भाई, ये फिट होते हैं एकदम। तो कहते हैं इसका राज यही है कि जो हमारे गाय में के दूध में खून मिला के पीते हैं, और ये काफ़ी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। क्रेजी। हाँ, और वाकई में भाई उनकी बिल्ड थोड़ा अलग रहती है, लंबे से एकदम सॉलिड से पतले से। ये देखो यहाँ पर ये लंबे मतलब 6.5 फुट के आसपास। हाँ 6.5 से भी ज़्यादा ही लग रहा था मुझे तो ये। और बिल्कुल, और इंग्लिश काफ़ी अच्छी बोलते हैं भाई, हैं? बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं ये तो। हमारे इंडिया वाले तो आधे से ज़्यादा परेशान यही थे वीडियो देख के कि ये इंग्लिश कैसे बोल रहे हैं, हमसे ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं भाई। जो झूठ बोल रहे हैं आदिवासी कैसे हो सकते हैं, ये तो इंग्लिश बोल रहे हैं। इनकी अच्छी थी। अच्छा, इनका मैंने कूदने वाली वीडियोस देखी, लंबी लंबी कूद मारते इसमें मैं हैं। कूदा हूँ इनके साथ। अच्छा, दिखा डांस में कूदा हूँ मैं। ब्रो वैसे बताऊं, ट्रैवल क्रिएटर की लाइफ में ये तो बहुत सही है कि इतना कुछ टेस्ट करने को मिलता है ना जीवन में, लाइफ के हिसाब से। मतलब कई आदमी अपना गुड़गांव जाते हैं, नोएडा जाते हैं, कंपनी बैठते हैं, 8-9 घंटा काम करते हैं, और मतलब उसकी एक स्टेबिलिटी है लाइफ की। पर इसका एक फन है लाइफ का। यार मैं बताऊं, एक बात बोलना चाहूँगा प्रखर, मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि हमारे इंडिया में वर्ल्ड वाइड जो भी ट्रैवल व्लॉगर है, कंटेंट क्रिएटर है, मैं रील्स वालों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक अलग ही सिस्टम है। जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बना रहे हैं, जो वहाँ जाके एक्सपीरियंस करते हैं। दो तरह की ट्रैवलिंग होती है, एक होता है कि सिर्फ एक रूम दिखा रहे हैं या एक लग्जरी एक्सपीरियंस दिखा रहे हैं पैकेज के थ्रू गए, वो अलग है। एक है आप लैंड कर रहे हो ज़ीरो से, सब कुछ खुद फिगर आउट कर रहे हो कि मैं अब कहाँ रहना है, किस जगह रहना है, किस जगह खाना खाना है, और कल सुबह मेरी कहाँ होगी। राइट। ये जो बंदे कर रहे हैं ना, चाहे उनके व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप किसी से ही बात करोगे कोई भी अनसेटिस्फाइड नहीं होगा अपनी लाइफ से। मैं ये लिख के बोल सकता हूँ, अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई ट्रैवल में ना, लोग बोलते हैं, कई बार आपने सुना भी होगा कि यार ट्रैवल करते हैं ना एक मज़ा आता है, पता नहीं क्यों आता है। मेरे पास इसका एग्जैक्ट आंसर है कि क्यों आता है। देखो, हम ह्यूमंस जो है ना, पहले जो हम रहे हैं वो हम प्रेजेंट में रहते थे। पहले इंसान को सिर्फ अपने खाने की परवाह थी, कहाँ सोएगा, शेल्टर की परवाह थी, पानी की परवाह थी, इतनी बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी हमारी लाइफ फ्यूचर में चलती है, सब लोग फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, जो है या नहीं है। बट हम जो ट्रैवल क्रिएटर होते हैं ना, जब हम किसी कंट्री में जाते हैं, वो उसे कहते हैं एक्सट्रीम प्रेजेंट। अब मैं एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, अब भाई मेरा तो सिंपल है, मैं लैंड करके देखता हूँ मुझे कहाँ रहना है, मैं कॉफ़ी पकड़ता हूँ, फिर मैं देखता हूँ इस देश में अब रहना कहाँ है। तो कई बार इमिग्रेशन वाले जब मुझसे पूछते हैं ना कहाँ जा रहा है, अभी मेरे से यूके में पूछा था भाई, मैंने साफ बोल दिया कहाँ जाओगे, पता नहीं, क्यों आए हो पता नहीं,
तो वो 5-10 मिनट तो ऐसे हुआ कि यार कहीं तो जाना होगा। मैंने कहा मैंने कुछ प्लान नहीं किया, मैं अब कॉफ़ी लूँगा और प्लान करूँगा। एयरप्लेन में भी प्लान नहीं करते मतलब? कुछ भी नहीं करता भाई मैं। अब मैं रो उतरता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो वो जो है ना, वो मैंने धीरे धीरे नोटिस किया कि क्यों इतनी खुशी होती है कि आप अब यहाँ 2 दिन रह रहे हो, होटल कर लिया, अब आपको लगेगा कि यार तीसरे दिन मैं कहाँ रहूँगा। तो वो एक तरीके से कहीं ना कहीं कनेक्शन है हमारा कि जैसे पास्ट में हम रहे हैं, सुबह उठ के ये सोचना आज खाना कहाँ खाऊंगा, शाम में कहाँ खाना खाऊंगा और कहाँ जाना है कल। इतना प्रेजेंट में आप रहते हो ना, जैसे कि 4-5 दोस्तों में हमें क्यों मज़ा आता है, जो बकलोली चलती है ना, वो आपको प्रेजेंट में लेके आती है। ना पास्ट है ना फ्यूचर है। और यही ट्रैवल क्रिएटर्स के साथ होता है, और ये एक नशा भी कह लो, क्योंकि जो वो लाइफ जी लेता है ना भाई, व्यूज़, मैं कितने क्रिएटर्स को जानता हूँ भाई जो मेरे से कहीं गुना ज़्यादा ट्रैवल कर चुके हैं, बट उनके व्यूज़ नहीं आते, उनको घंटा फ़र्क भी नहीं पड़ता, वो खुश हैं। तो ये है भाई ट्रैवल में बात है। जब मैं अमेरिका जाने से पहले, जब मैं सीए खत्म करी थी, तो मैं ये काफ़ी करता था ट्रैवलिंग ऐसे ही, क्योंकि मैं ना बचपन से जितना भी ट्रैवल किया था उसमें यही होता रहा, पैकेज पुकेज लेके अब बस में बैठो, बस से उतरो, 4 चीज़ें देखो, बस में बैठो। तो मेरा हमेशा ऐसा लगता था यार कि तुम आए भी और तुम छू के नहीं गए, तुम सिर्फ बाहर बाहर शीशे से देख के निकल गए। तो जब मेरे को थोड़ा रिबेलियन मिला, मैंने कहा मैं भी ऐसे ट्रैवल करूंगा। और ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि आज सुबह उठे, अब खोल के देखा फोन में कि यहाँ आसपास है क्या करने को। ठीक है, टूरिस्टी प्लेस है, चल भीड़ भड़का देख लेंगे, पर यहाँ लोकल क्या करते हैं, यहाँ पे खाना लोग कैसे खाते हैं, और उसके साथ वो पूरी कल्चर डिस्कवरी होती है। फिर आपको सारा टाइम डेंजर को लेके अवेयर रहना है, फिर आपको देखना है कि भाई मतलब सब सिस्टम ठीक रहेंगे कि नहीं। तो एक वो एक्सट्रीम प्रेजेंट वाली थ्योरी बड़ी बढ़िया है कि ये हो जाता है। भाई मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एक ना, आप मान लो किसी अच्छी से अच्छी टीम के साथ भी जा रहे हो, जो कह रहे होंगे कि हम आपको रो एक्सपीरियंस देंगे, बट एक प्रोटेक्शन की लेयर तो हमेशा है ना। वो कहेंगे यहाँ उतरो, ये सब देख लो, वो बताएंगे, आपको छोड़ देंगे। बट जब आप जीरो से जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक फ्रॉड लोग भी मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, आपसे कॉफ़ी पे पूछेगा भाई तू कहाँ से है, 2 बातें होंगी। वो जो रो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही है। जैसे मैं अफ्रीका का बताता हूँ भाई, मैं ये चर्च को जब घूम के आया था, तो शाम में मैं घूम रहा था इधर उधर, तो मुझे एक बंदा मिलता है। अब अफ्रीका में क्या है ना भाई, आपको ना हमेशा एक एक्टिव रहना पड़ता है। अफ्रीका का जो मज़ा है ना, जो थ्रिल है, वो यही है कि आपके ना सारे 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी सेंसेस हैं वो ऑन रहेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ भी हो सकता है। बट सबसे अच्छी खास बात क्या है कि आपको वहाँ ये डर नहीं लगता ये मार देंगे। अच्छा, ये नहीं है सिक्योरिटी भाई, वो मारे नहीं, सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है। वो वैसे नहीं है कि आप पे अटैक करें या मारें, वो ट्रिक से चोरी करते हैं। अच्छा, वो आपको स्कैम करेंगे। तो जैसे अब साउथ अमेरिका में हो भाई, वो मार देंगे। साउथ अफ्रीका में वो मरने का, अफ्रीका में मुझे नहीं लगा बिल्कुल 1% भी वो खतरनाक नहीं है, वो फ्रॉड है। वो आएंगे, चिपट जाएंगे आपसे, फ़ोन वोन निकाल लेंगे, ट्रिक है कि पैंट पे थूक देंगे आपकी, फिर आएंगे सॉरी ऐसे साफ़ करेंगे, पीछे से फ़ोन गायब हो गया। मेरा फ़ोन भी ऐसे गायब हुआ था, वो दिखा रहा था, बोर्ड दिखा रहा था मेरे को होटल का, और मैं व्लॉग कर रहा था, तो मैंने देखा भी नहीं, उसके बोर्ड पे कुछ लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, मैं एकदम जा रहा हूँ, एक बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा, दबाया, तो और नशे में था। तो ये मेरे साथ कई बार हो चुका था भाई, 1.5-2 महीने था मैं, कि कोई नशे वाले बंदे आके ऐसे से भिड़ते थे, कोई मार्केट में पकड़ता था, तो मुझे लगा ये भी उनमें से एक होगा। मैं उसको भाई रोक रहा था, और इतने में वो हाथ दबा रहा था, जो ये बोर्ड लेके खड़ा था, इसने मेरा फ़ोन निकाल लिया। और पता लग गया इसने निकाला है? नहीं, मुझे नहीं पता लगा। अच्छा, आईफोन तो निकाल लिया भाई उसने। निकाल गया, हाँ। और मैं व्लॉग बना रहा था, तो मैंने उसको, मैं भाई तू जाना, धक्का दिया, मैं आगे चला गया। 10-15 सेकंड हुए होंगे, तो मैं बोला नैना से कि यार बड़ा अजीब आदमी था, हाथ दबा रहा था बिना मतलब। तो हुआ कि ये था कि हम एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, तो उसने हमें ट्रिक बताई थी कि यहाँ देखना कि कभी कोई थूकता है और कभी कोई फ़ोटो खींचेगा तुम्हारी, और तुम कहोगे कि यार ये बड़ा अच्छा आदमी है, और तुम्हें फ़ोटो दिखाएगा, देख लो मैंने तुम्हारी फ़ोटो खींची है, तुम एकदम हैप्पी मूड में रहोगे, तुम्हारा फ़ोन निकाल लेगा। तो ये ट्रिक्स हैं। तो उसने तुरंत बोला कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, तो मैंने बैग देखा, मेरा बैग खुला हुआ था, फ़ोन निकाल लिया मेरा। तो वो वीडियो में आ गए थे, और हम 3 घंटे में हमने फ़ोन ढूंढ लिया वापस, मिल गया हमें फ़ोन। अच्छा, मिल भी गया? हाँ ये भाई, भी है भाई। वो तो मतलब पूरा व्लॉग बनाया भाई हमने। फिर हम तो ये हो गए थे कि पुलिस स्टेशन में भाई जाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, अब देखा जाएगा जो भी है। 3 घंटे के अंदर, और मेरी फ़्लाइट थी 10 घंटे बाद इजिप्ट की। वाओ। और उसी फ़ोन में मेरा वीज़ा वगैरह सब कुछ था भाई, और उससे ज़्यादा मेरा कंटेंट था ये दाना किल डिप्रेशन का, चर्च का, और ये पूरा जितनी भी सीरीज़ थी उसी में था। ये देखो फ़ोन चुराया ना, सुनो। अच्छा, और ये वीडियो पे आ गया निकालते हाँ हुए? भाई, HD में आया ना। अच्छा, तो फिर अगर वीडियो में था तो ढूंढना भी आसान रहा होगा उसे। बट बहुत ये था कि यार
पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ना महादेव पे बहुत भरोसा है। और मेरे को हमेशा भाई इतनी अजीब चीज़ें होती है ना मेरे साथ कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं बताऊंगा तो कोई मानेगा नहीं। और कई सारी चीज़ तो उसमें डॉक्यूमेंटेड भी हैं। कि जैसे अब ये चीज़ देखो, हाँ, ठीक है। मेरा फ़ोन चोरी हुआ और मेरे को ना यार इतना वो हो गया, पिछले साल तक यार हम काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे थे अपनी व्लॉगिंग में और उतना हमारा रेवेन्यू था नहीं। और इतना बड़ा एकदम 1.5 लाख का आपका लॉस हो जाए, है ना, और इतनी महंगी महंगी आप ट्रिप्स कर रहे हो। मैंने कहा यार ये क्या है, तो मैंने ऐसे ही मतलब मजाक में ये बोला, मैं बोले अपना फ़ोन दिलाओ यार कैसे भी करके। भाई 3 घंटे के अंदर मतलब बंदों ने मना कर दिया था। मेरे होटल वाले ने बोला तू पुलिस स्टेशन तो जाइयो भी मत भाई, वो तेरे से लूट लेंगे और पैसे तेरे पे पता नहीं क्या क्या लगा देंगे, या पुलिस करप्ट है। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊँगा, मेरे पास फुटेज है, मैंने फुटेज के बैकअप लिए। हम पुलिस स्टेशन में पहुँचे, उसने मना कर दिया, ये एरिया हमारे अंदर नहीं आता, वो इंडिया वाला डायलॉग। फिर एक बंदा हमारे साथ गया, उसने दूसरे पुलिस स्टेशन वाले से बात कराई, उन्होंने भी मना कर दिया। बट वहाँ एक बंदा एकदम रेड जैकेट में आता है और एक बंदा वहाँ खड़ा था, पता नहीं कि उसने मेरी तरफ इशारा किया ऐसे। मैंने कहा ये क्यों इशारे कर रहा है, तो मुझे लगा ये बोल रहा है इससे बात कर। तो मैं सीधा उसके पास गया और मैंने बोला भाई मेरा फ़ोन खोया है, अभी तक मैं इनको नहीं बता रहा था मेरी फ़्लाइट है। मैंने सीधा बोला भाई 10 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है एंड आई विल गिव यू द बेस्ट गिफ्ट ऑफ योर लाइफ, मेरा फ़ोन दिला दे और ये रही वीडियो। तो एकदम मेरी तरफ देखता है, हंसता भाई, फ़ोटो लेता है और सारे ग्रुपों में भेज देता है। और 3-4 कॉल मिलाता है, कॉल से पता चल रहा था कि वो गालियाँ दे रहा है। कहता चल भाई कहाँ फ़ोन चोरी हुआ था। हम बाहर निकलते हैं, 10 मिनट भी वॉक नहीं करते, एक बंदा आता है हुडी पहन के, मेरे हाथ में फ़ोन पकड़ाता है, गायब। दैट्स क्रेजी भाई। और कई बार हुआ, जैसे टर्की में था। हाँ। टर्की में जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी, ठीक है, मैं जिस दिन उड़ाऊँ अगले दिन ही वो ईरान वॉर शुरू हो गई। जिस दिन पहुंच रहे हो टर्की, जिस दिन उड़ाऊँ मैं इंडिया के लिए, अच्छा वापस आने के लिए, अगले दिन ही ये वॉर शुरू हुई है अभी। हाँ। और फ्लाइटें सारी कैंसिल, 1-1 1.5 लाख रुपए की फ़्लाइटें हो गई। कितनी बार भाई हमारे साथ ऐसा होता है। मैं केदारनाथ में था, केदारनाथ में पहली बार गया हूँ लाइफ में। जापान की मेरी 3-4 दिन बाद की टिकट थी, पता नहीं क्यों मन किया कि भाई जाना है, मुझे नहीं पता। और छोटी दिवाली थी, मैं छोटी दिवाली पे चला गया केदारनाथ। ठीक है, लोग बोलते हैं भाई दर्शन नहीं होते। मैं जैसे ही मंदिर के अंदर गया हूँ ना, तो मंदिर लॉक कर दिया उन्होंने, VIP आ गया, अब जो अंदर है मंदिर के अंदर ही रहेगा। मैं शिवलिंग पे बैठा रहा हूँ। तो कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत अनइवन चीज़ें होती हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई कोई ना कोई तो प्रोटेक्ट कर रहा है हमेशा, इसलिए मैं कहीं भी चला जाता हूँ, कोई इशू नहीं होता। एक आपकी वीडियो हम देख भी रहे थे पहले, टर्की वाली, हाँ बड़ी टॉप वीडियो थी वो। हाँ, क्योंकि अब ऐसा हो गया है ना कि इंडिया की रेपुटेशन इंटरनेट के माध्यम से ना बड़ी ख़राब हो गई है। हाँ, कोई माने चाहे ना माने, एक लेवल ऑफ पॉवर्टी पॉर्न रिकॉर्ड होता है इंडिया। आगे सब विदेशी आते हैं, सबसे गंदी जगह जाते हैं। एक वो टाइलर ओलिवियर, अगर आपको पता हो, क्रिएटर है बहुत बड़ा, वो किसी एक गांव में एक फेस्टिवल को रिकॉर्ड करता है जहाँ लोग एक दूसरे पे वो फेंक रहे काउडंग, और सडनली इंडिया की इमेज वो बन जाती है। और हम इंटरनेट वालों को ना हमें डील करना पड़ता है, क्योंकि हम जाते हैं दुनिया भर में बात करने, हमारे पास कमेंट आते हैं बाहर से, विदेश से। दैट वीडियो, कैन यू प्ले दैट वीडियो? बहुत सही वीडियो है। बाल्डन बैंकक्रप्ट भी है उनमें से एक। कौन? बाल्डन बैंकक्रप्ट, उसने ही शुरू किया है गेम। अच्छा, हाँ, वो इनका ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब ये नेगेटिविटी फैलाने का। उसने कैरियर भी हमारे यहीं से शुरू किया और अब हक भी यहीं रहा है। इंस्टाग्राम पे जाना, इंस्टाग्राम पे एक टर्की वाली वीडियो, ये वाली 364K वाली, ये वाली वीडियो ना। हाँ, ये वाली है, प्ले करना। इसमें मैंने बताया है भाई कश्मीर जो है इंडिया का हिस्सा नहीं है, ऐसा मुझसे बोला टर्की के इस इंसान ने, जो आप जिसकी फोटो ऊपर देख रहे हो। No India, no Pakistan. Kashmir. No, Kashmir country. India, no Pakistan. फॉर यू, फॉर मी नो। तो भाई कुछ दिन पहले मैं गया था टर्की घूमने। आप में से काफी लोगों के मैसेज भी आ रहे हैं यार आप टर्की क्यों घूमने गए, पाकिस्तान से जब हमारी वॉर हो रही थी तो इसने उसको ड्रोन सप्लाई किया। तो भाई मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि टर्की में जाके घूमूं। मैं यूके की ट्रिप पे था, बट यूके से जो डायरेक्ट फ्लाइट आती है लंदन से इंडिया के लिए, काफी एक्सपेंसिव थी। बट वो टर्की में अगर ब्रेक करके आप आते हो तो आपको सस्ता ऑप्शन पड़ता है। मैं वो पहुंचता हूँ और मैं किसी भी कंट्री में जाता हूँ ना, जो भी मैंने सुना है मीडिया में या बाहर, वो मैं वाइप आउट करके जाता हूँ कि भाई जीरो से इमेज बनाएंगे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। ग्रैंड बाजार जो वहाँ का बहुत फेमस बाजार है इस्तांबुल का, वहाँ पर मुझे एक कॉफी वाला बंदा मिलता है। मुझसे पूछता है भाई आप कहाँ से हो, मैं बता देता हूँ। और फिर वही सवाल जो ज्यादातर मुस्लिम कंट्री में पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है, ये पूछता है। और फिर एकदम से ये मैं बता देता हूँ भाई मैं तो हिंदू हूँ। और फिर ये करने लगता है कश्मीर की बात, और एकदम से सडनली बोलता है जो कश्मीर है ना बहुत सुंदर है, बट वो ना वो इंडिया का है ना वो पाकिस्तान का, कश्मीर अलग है, आउट ऑफ द बॉक्स। बाद में एकदम शौक सा हो जाता हूँ, मैंने यार ये क्या बोला तूने। बट मैं इसको बोलता हूँ कि भाई इसे हमारी भाषा में बड़ी लकड़ी लेना बोलते हैं। धुरंधर 2 मूवी में आपने वाला सीन देखा है ना, जो बंदा बोलता है कि हिंदू जो है बड़ी डरपोक कौम है, और बाद में वही बंदा बोलता है भारत माता की जय। तो कुछ ऐसा परिवर्तन इस वाले भाई का हमने कर दिया टर्की में, इसी के शहर में। Zindabad India. जिंदाबाद इंडिया। I love you India people. Kashmir, India. कैसे
यही बुलवा दिया भाई। ये भाई वैसे सही बात है, उड़ता तीर वाली बात है ये। यार मैं कह रहा हूँ कि हम तुम्हारे देश में घूमने आए हैं, ठीक है, तुम हमें पसंद नहीं करते, पर साला पैसा तो हम खर्च कर ही रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आप इतना तो नॉर्मल तमीज़ होनी चाहिए, बट इन कंट्रीज़ में है नहीं भाई, इसलिए मेरा मन नहीं करता है। मैं पहले इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, सच बताऊँ कि ये धर्म रिलीजन मेरे को नहीं पसंद भाई, कोई वैसी बातें करे, बट यार ग्राउंड रियलिटी तो देखो यही है। हागिया सोफिया करके एक जगह है इस्तांबुल में, उसकी हिस्ट्री एक बार देखियो क्या है, क्योंकि अभी अभी उसको मॉस्क बनाया इन्होंने, क्रिश्चियन बिल्डिंग थी ये भाई। ये इन्होंने ना कई बार ये बीच में चेंज हो चुके हैं, पहले ये डेमोक्रेटिक स्टैंड ले लेते हैं, ठीक है, कि चलो ठीक है यार हम हटाएंगे इसको, ये पहले टेम्पल वो थे, चर्च थे, अब इनको हम वो बना देते हैं, म्यूजियम बना देते फिर इनको दोबारा से एकदम झंडा लेने की कोशिश करते हैं ये। बट मैं आपको बताऊं, ऑन ग्राउंड मैंने रियलिटी देखी है, इनकी ही यूथ इनकी कब्र खोदेगी, ये मैंने नोट किया है भाई। ये वो बिल्कुल अपोजिट है भाई, ये कट्टर इस्लाम बनना चाह रहे हैं और वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर है भाई, बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर। यूथ है इनका, यूथ है जो इनकी पुरानी यूथ है या लोग हैं, वो आपको दिखेंगे बिल्कुल एकदम टिपिकल कपड़े पहनते हुए। जो नई यूथ है भाई, मैंने इतने लड़के सिगरेट पीते हुए नहीं देखे जितने वहां पर मैंने लड़कियां सिगरेट पीती हुई देखी है। मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, बट आपकी सोच के हिसाब से तो वो डिफरेंट चीज है। बिल्कुल। तो आप कैसे करोगे जो आप चीज आइडियोलॉजी फोर्स कर रहे हो, आपकी यूथ तो उसको मानने को रेडी नहीं। और रही हेटरेड की बात, तो भाई मैं इस बात में ना बिल्कुल प्रूफ के साथ बोल सकता हूँ कि जो हमारी हेटरेड है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड और फंडेड है। 100% प्रूफ है मेरे पास इस चीज़ के। भाई देखो, इथोपिया में 2022 या 23 में 10 लाख लोग मारे हैं। आपको पता है इस बारे में? किसने मारे हैं? उनकी गवर्नमेंट ने अपने। अच्छा, सर्च कर लो नेट पे, वहाँ पर दंगे हुए। ट्रिग्रे रीजन है, वहाँ पर सत्ता पलट की कोशिश की गई। 10 लाख, 6 से 8 लाख का तो आंकड़ा है जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है। 10 लाख लोग कहते हैं कि 10 लाख से भी ज़्यादा। कोई नहीं बात कर रहा। क्यों नहीं कर रहा भाई? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि भाई किसी को बदनाम करने के लिए भी पैसा लगता है। सही बात है। सोशल मीडिया पे एक पोस्ट बनाने के भी कॉस्टिंग है। अगर आपके पीछे पूरी दुनिया है तो कोई तो ऐसा है जिसको आपको बदनाम करने में फ़ायदा है। तो अगर आप ये सोचो अगर इंडिया में फैक्ट्री ना लगें तो इसमें किसका फ़ायदा है? बांग्लादेश, फिलीपींस, वियतनाम, जो ये सारी कंट्रीज है, चाइना, इनका फायदा ठीक है। और यूएस का फायदा है टू एन एक्सटेंट। और पावरफुल ना बने इंडिया, इसमें किसका फायदा है? यूएस का फायदा है बिल्कुल। वो तो मुंह पे कह के जाता है। सबसे ताकतवर देश फायदे में अगर आप बदनाम रहो, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आप में ना जगे, इन्वेस्टर आप पे भरोसा ना करे, आपकी स्टॉक मार्केट ग्रो ना करे। आप दुनिया का कोई भी आर्टिकल उठा लो कि जिस भी देश में इंडियंस रहते हैं सबसे लोएस्ट क्राइम रेट है, पर सबसे ज़्यादा हेटरेड है, क्योंकि हम सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं और हमको बदनाम करने के फ़ायदा होता है। अफ्रीकन को तो कोई नहीं कह रहा, स्टैबिंग करते भाई, उनको बदनाम करने में पैसा लगे, कौन लगाएगा? गुड। BBC कवर क्यों दे 1 घंटे इथोपिया के दंगों को, 10 लाख लोग मार दिए, उनकी क्या वैल्यू उनकी नज़र में? हमारे लिए तो है, चलो हम तो इंसान को इंसान मानते हैं, बट हमारी यूथ को ये सोचना चाहिए। मैं दुनिया को इस एंगल से देख रहा हूँ कि अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो उसको डिमोटिवेट कर दो, उसकी यूथ को। और हमारी जेनजीज ऐसे ही हैं, इनको 2 फॉरेन आर्टिकल कुछ छाप देंगे, वो अपने देश को गाली बकने लगते हैं। मैं भाई मीडिया में काम करते हुए 2-2.5 साल हो गए, अच्छे से काम करते हुए प्रोफेशनली। और अब ना मेरी उठबैठ बहुत सही जगहों पे है। मतलब पॉडकास्ट पे नहीं कहूँगा, बट आप ये समझ लो कि जो इंडिया के सबसे पावरफुल ऑफिसेज हैं, काम की किस्मत से सब जगह एक्सेस है। हाँ। मैंने देखा है किस तरीके से मीडिया मूवमेंट होता है, मैंने देखा किस तरीके से मुद्दे बनाए जाते हैं मीडिया में। मैंने पर्दे के पीछे की रियलिटी देखी है। और शायद कोई और पॉडकास्टर ये आके नहीं बोलेगा, हम भी ऐसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्दे के पीछे की भी बात है ना हमारे। आपको और मेरे को पता है, इनको पता है ना। ये तो बहुत छोटी बात है, एंटरटेन कर रहे हैं हम लोगों को, कहानियां सुना रहे हैं। जब बड़े बड़े मुद्दे निकलते हैं, मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा था, रौनक रजानी के साथ कहा था, एलियन वाली बात निकल के आएगी, क्योंकि उसका मुद्दा बनना शुरू हो रहा है। मुद्दा बनना शुरू हो रहा है, ड्रॉप होगी पहली फाइल, अभी देखना 4 फाइलें और निकालेंगे, डाइवर्ट किया जाएगा। और अब वो मैं श्योर नहीं हूं कि वो साइऑप है, एक डाइवर्जन है, एक झूठ है, या वो सच में डिस्क्लोजर है, पर डिस्क्लोजर हो रहा है। मैंने उस बात पे लाखों रुपए की शर्त जीती है, क्योंकि मेरे को पक्का पता था मीडिया का मुद्दा बनना शुरू हो रहा है। अब ये एक वेव बन रही है। अगर किसी को ये लगता है कि इस टाइम पे कोई भी काम मीडिया में, कोई भी ट्विटर पे ट्वीट जो है वो अनपेड है या अनपुश्ड है, तो वो मूर्ख है। देखो, ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में कमियां नहीं है। सबसे पहले मैं बोल देता हूं क्या कमी है, मैं उससे घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे को पता है मेरी लॉयल्टी मेरे देश के साथ है, मैं उस देश की बढ़ाई ही चाहता हूँ।
पर अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान और चाइना में बॉट फार्म्स नहीं है जहां फोन दीवारों में चिपके हुए हैं, उनमें तार लगी हुई है सीधा सिस्टम सर्वर में, और वो ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट करके एंटी इंडिया कंटेंट फैलाते हैं, और हो सकता है वो एंटी तुर्कमेनिस्तान कंटेंट भी फैलाते हो, एंटी अर्मीनिया कंटेंट, एंटी इजराइल कंटेंट भी फैलाते हो, काम ही है। पर इंडिया के अगेंस्ट ये काम होता है। मैं आपको बताता हूं मैंने किन किन ऑफिसों में ये बात करी हुई है कि सर हमारा एक बॉट फार्म होना चाहिए। मैंने बोला है सर आप तो पॉलिसी बनाते हो, एक बॉट फार्म खड़ा करो, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ कंटेंट है, मुद्दे हमारे चलने चाहिए। हाँ, दुनिया में हमसे ज्यादा आवाज उठाने वाला कोई आदमी नहीं है। कुछ टू एन एक्सटेंट इंडियन आदमी ना बड़ा सेंसिटिव रहता है, जैसे आप इस वीडियो में कह रहे थे कि मैं टर्की चला गया, लोग कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अबे मैं पाकिस्तान की जेब में थोड़ी पैसा डाल रहा हूँ यार, अगर मैं टर्की घूमने चला गया। एक इंडियन आदमी इतना सेंसिटिव रहता है, उसके अगेंस्ट की हेट एम्पलीफाई करने वाला भी इंडियन आदमी रहता है। अपनी हेट के नीचे तुम गलत हो बोलने वाला भी इंडियन, उससे और रीच मिलती है यार। उस चीज से मतलब हम क्या कर लेंगे कि मतलब बंदा ट्रैवल करना छोड़ दे, लोग बिजनेस करना छोड़ दें। इंडिगो की फ्लाइट तो डेली जा रही है ना, आप एक नॉर्मल ट्रैवलर, नॉर्मल यूजर को, नॉर्मल सिटीजन को बोल रहे हो कि तुम ये मत करो। इंडिगो तो 10 फ्लाइट उतार रहा है दिन की। तो एक तो हमें सिविलाइजेशनल कॉन्फिडेंस चाहिए कि हम किसी से कम नहीं, है। हाँ। हमें एक ग्लोबल अवेयरनेस चाहिए कि एक्चुअली देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोपेगेंडा जो इंडिया के अगेंस्ट पेड लेवल पे रिलीज होता है। हाँ। और कुछ कमी हमारे अंदर है, और उसको मैं भी एक्सपेक्ट वो करता हूँ कि भाई ये रियलिटी में, जैसे कि हमारी गंदगी को लेके भाई, हाँ बिल्कुल है भाई, वो रियलिटी है। आप उसमें ना, मुझे ऐसा लगता है हम एज ए क्रिएटर्स भी थोड़े दलाली हैं। मुझे लगता है भाई आप 3 लाख 4 लाख हमें अच्छा पैसा मिलता है, ठीक है, अगर हम किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हैं, हमें लोग प्यार कर रहे हैं, हमारी रीच है, हम 10 मुद्दे उठा रहे हैं, क्या हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके एक मुद्दा नहीं उठा सकते कि चलो भाई इस राड को ही खत्म किया जाए पहले? सफाई करना कितनी बड़ी बात हो गई। मैं आपको बात बताता हूँ, नहीं है मैं बताता हूँ। अब इंडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? भुवन बम, कैरी मिनाती हो गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हाँ। ठीक है, उन्होंने भारत सफाई वाला वो पूरा आंदोलन किया था। हाँ। दिक्कत क्या है ना भाई, जिस कंट्री में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहां आपको कोई भी गलत काम करने का भय नहीं है, लेन ड्राइविंग तो हमें पता ही नहीं क्या होती है, उन्हें पता भी नहीं वो गलत कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि मैंने जब पहली बार किसी विदेशी से पूछा तुम ओवरटेक किस साइड से करते हो, तो कहता ओवरटेक। मैंने कहा तुम्हें ओवरटेक नहीं पता? कहता ओवरटेक क्या होता है। फिर मेरे को एहसास हुआ इनको तो ओवरटेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेन शिफ्ट करते हैं आगे चले जाते हैं। हमारे यहाँ तो राइट से ओवरटेक करना है, लेफ्ट से अरे बाइक वाला आ गया। जब जिस देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ और पुलिस और जजेस और इस पूरे आर्किटेक्चर की कोई इज्जत नहीं है, उसमें आप कुछ भी इन्फ्लुएंसर कर ले, मोदी जी कर ले या कैरी मिनाटी कर ले, आदमी तो करके ही नहीं देगा काम। यार मुझे ऐसा लगता है भाई हमारे ना रगों में लट का जोर चलता है, उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। आप हिस्ट्री देखो ना, अगर तुम सिंगापुर को थोड़ा सा स्टडी करो, उन्होंने कैसे किया, उन्होंने ऐसे नहीं किया कि भाई प्लीज कर लो। सिंगापुर मैंने इस बारे में बहुत दिमाग लगाया। सिंगापुर सिटी स्टेट है इतना सा, वहां पे आप डरा सकते हो कि चुंगम भी थूक दी साले पकड़ लेंगे। अब बिहार के एक गांव में जहां बिजली पहुंची नहीं, वहां कोई आदमी अगर पब्लिक में कूड़ा डाल दे तो कौन सा लट बज रहा है उसमें? यार लट नहीं बज रहा। तो अगर देखो, मुझे जो लगता है नॉर्मली इस प्रॉब्लम का 50% सोल्यूशन तो उसी दिन हो जाएगा। ये आप मानो आधे से ज्यादा लोगों को तो पता भी नहीं कि वो गलत कर रहे हैं। ये इतना बड़ा टैबू ही नहीं है इंडिया में, बहुत कॉमन है। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से भी लोग शीशा नीचे करके फेंक देते हैं, ऐसा थोड़ी वो अनपढ़ बंदा है। बट ये हमारी सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है, भाई साहब ने कूड़ा फेंक दिया तो क्या ही हो गया। अब आप जाके बोलोगे ना, वो आपको गाली दे देगा। बट अगर एक टैबू होता, जब, अच्छा मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, हमारे कितनी जगह आपने देखा है कि नॉर्मली आप दारू की बोतल फ्लेक्स करते हुए नहीं जा सकते, आप एनसीआर में जा सकते हो। भाई आप कभी इंडिया में घूमना, नॉर्मली आप ठेके से दारू खरीदोगे, पेज में रैप करके देगा वो आपको, कई जगहों पे आज भी है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने एक्सेप्ट नहीं किया है उसको भी। आपको इसको इस मेंटलिटी से देखो, क्योंकि सोसाइटी के लिए वो टैबू है। आप महाराष्ट्र में कई जगह हैं, वहाँ पे आप खरीदोगे ना तो आपको आज भी पेपर में रैप करके देंगे, क्योंकि वो सोसाइटी ऐसे नहीं भाई आप फ्लेक्स करते हुए जा रहे हो, बट बाहर तो आप बैठ के पी भी सकते हो। तो वही सोच जिस दिन इनको कूड़े को लेके हो जाएगी, और इसमें दोनों का काम होगा, मतलब सरकार को एक थोड़ी सी स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। यार जब मोदी जी 8 बजे आके बोल सकते हैं कि भाई नोट बंद है, आज से बहुत बड़ा स्टेप था, बंद हुए ना, पर वो एक अलग लेवल चीज़ हो गई, मैं मान रहा हूँ। बट इसमें ना आप इसको सीरियस मानो, क्योंकि यार हमें ना बहुत गंदी गालियाँ पड़ रही हैं दुनिया से, बहुत ज़्यादा। और ये जो है कि वाकई में सीरियस इशू है, इस पर हम जवाब भी नहीं दे पाते। साला मेरे से किसी भी टॉपिक में बात करें, मैं एकदम जवाब देता हूँ, बट इस पर ना हम स्पीचलेस हो जाते हैं। भाई मैं ना अभी मेरे दादाजी चले गए तो मैं गढ़मुक्तेश्वर गया था उनकी अस्थियाँ डालने। तो वो ना बोट में ले जाते हैं गढ़गंगा के बीच में, ताकि आप विसर्जन कर सको। तो ना वो बार बार बोले ये लाइफ जैकेट पहन लो, लाइफ जैकेट पहन लो, लाइफ जैकेट पहन लो। तो मैंने कहा क्या हो गया? तो अभी शायद ऋषिकेश में या कहीं पे कोई डूबा है, कुछ चक्कर हुआ है एमपी में, ठीक है, डूब गई। तो
क्या कह रहा है ऐसा करो, सीने से लगा के बैठ जाओ जैकेट को, ताकि पुलिस वाला देखे तो उसे लगे कि अब समझ रहे हो कि लट का गड़गंगा के बीच में कौन सी लट पड़ रही है। हाँ। वहां पे आके आदमी क्या कहता है, हम सब ना यूं लगा के बैठे जैकेट हाथ में, हाँ। क्योंकि रूल फॉलो करना और रूल को साइड से निकल जाना ये हमारी एक नियत भी है। और जब तक ये साइकोलॉजिकल चेंज नहीं आएगा, जैसे आप कह रहे हो ना जनरेशन चेंज, टर्की की खास बात क्या है, टर्की ना अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का भी लीडर बनाता है और कहता है मैं वेस्टर्नाइज्ड भी हूँ, हो ही नहीं सकता और वो हो नहीं सकता, इनकम्पैटिबल है। तो इस्लामिक वर्ल्ड कहता है तू क्या बताएगा, तू तो अमरीकी है। हाँ। तो उनकी कॉन्फ्लिक्ट रहती है। पर जैसी सबसे ज्यादा चेंज आता है जनरेशन टू जनरेशन। जब मैं छोटा था मेरे को लगता था कि जब मेरी जनरेशन बड़ी होगी तो हम लोग दहेज नहीं लिया करेंगे। यूड बी सरप्राइज भाई, अच्छे खासे घर के लड़के भाई ले रहे हैं, ले दबा के ले रहे हैं, खुला चल रहा है। और आप सोचते हो कि यार ये तो माइंडसेट चेंज होना था, ये तो हमें बचपन से बता रहे थे गलत चीज है, ये तो और बढ़ गया है। और आदमी आप बड़ा होके कहता है यार अब मैं कर ही रहा हूं। तो फिर ये जो माइंडसेट है ना, ये एक सिविलियन माइंडसेट है। यहाँ पे पॉलिसी भी काम नहीं आएगी, यहाँ पे एक सिविलियन जागरूकता चाहिए, दूसरा आपको पॉलिसी एंड से प्रेशर चाहिए, वरना चेंज नहीं आएगा भाई। हाँ। तो ये चाइना देखो, चाइना ने उसलिए ही कर पाया, मैं ग्राउंड लेवल पे देखा है कि भाई उनका ना बहुत, वो जैसे हैं ना भाई, हम तो उनसे 1000 गुना से ज़्यादा सिविलाइज्ड है। एक मैं नॉर्मल चाइनीज़ और नॉर्मल इंडियन को डिफ्रेंशिएट करूँ ना, कहीं भी आप नोट कर लेना, वो कमरों में डाल देना, दो कोई शो बना ले भाई, आप शौक हो जाओगे वो कैसे हैं। अच्छा भाई वो बहुत एग्रेसिव हैं। आप इतना कॉमन देखोगे कि मेट्रो स्टेशन पे खड़ा हुआ चिल्ला के बात कर रहा है, पागल हो रखा है, पता नहीं किसको गाली दे रहा है, बहुत कॉमन है ये। और इतनी स्ट्रीट साफ पड़ी हुई है, ऐसा कि यार आपको एक दाना नहीं दिख रहा भाई, वो पिएगा कोल्ड ड्रिंक और ऐसे फेंक के मारेगा, आपको गुस्सा आ जाएगा यार तू क्या कर रहा है भाई। और इतना मतलब उनके अंदर एग्रेशन है, और सोचो उसके बाद वो देश वहाँ पे है, तो कुछ तो ऐसी हार्ड पॉलिसी, एकदम थोड़ी देर में एक बंदा आएगा वो उठा के चला जाएगा। मैंने खुद रोड पे लाइव दिखाया हुआ है, मैंने रील भी डाली हुई है कि देखो यहाँ पे सिगरेट का डब्बा पड़ा हुआ है, अभी कोई बंदा आएगा उठाएगा, और 5 मिनट में बंदा आ गया उठा के चला गया। वो समझ चुके हैं हमारी जनता ऐसी है, बेशक कैमरे लग रहे हैं, उसके जो करते होंगे वो करते होंगे, बट भाई जनता तो वहाँ फुल थ्रोटल है, कोई कम नहीं है, वो बहुत है हमसे एग्रेसिव भाई। जहाँ भी कैमरे नहीं है ना भाई, वहाँ पे हगा हुआ है। अरे हगा ही हुआ है भाई, मतलब उनके टॉयलेट जो है ना भाई इतना कॉमन है, जैसे हमारे सरकारी होते हैं उससे 10 गुना घटिया। अच्छा भाई यूं ही हक के छोड़ जाते हैं साले, फ्लश भी नहीं करके जाते। भाई फ्लश भी नहीं करके जाते। खैर इससे बुरा हाल तो वो मैंने फिर स्कॉटलैंड में देखा है, ये हमको बताते हैं कि भाई तुम अनसिविलाइज्ड हो। भाई तुम्हारे पढ़े लिखे लोग मैंने रोड पे टट्टी करते हुए देखे, क्लब से निकल के, हमारी तुम्हारी उम्र का लड़का भाई रोड से निकल के। मैंने भी शराब पीते हुए गिरते हुए देखे हैं लोग अधेड़ उम्र के। कितना हाँ। भाई यार टट्टी थोड़ी कर दोगे यार रोड पे, ये क्या सिस्टम है। और आप फिर आपके यूके के बंदे आगे हमें बता रहे हैं, चलो हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है भाई, आप हग रहे हो भाई। क्लब से आया मेरे सामने लड़का भाई, पैंट नीचे करी और कर दिया काम। एक हो दो, मैंने 3 देखे उसी रात में। ये क्या सिस्टम है। और तुम्हारे लिए बड़ा कॉमन है, तुम भी बोटल्स वहीं साइड में फेंक दे रहे हो, जालों में फेंक दे रहे हो, इतना गंदा हाल है। सुबह उन्होंने सफाई करी, उसके बाद भी इतना गंदा शहर लग रहा है। तो हैं तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बट किसी की ज़्यादा मार्केटिंग हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, बट इससे हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता कि हम सही है। हाँ सही बात है बहुत। ये और ये बात ना बहुत ऐसी, इट्स अ टेम्पर्ड थिंग। इसको बोलने में आपको दोनों तरफ की बात करनी बड़ी जरूरी है। हाँ। कि हमारी भी कुछ गलती है, पर जो हेट हमें मिल रहा है ना, वो मैन्युफैक्चर्ड हेट है। हाँ, उसमें हम अकेले नहीं है कि जो वो काम कर रहे हैं बहुत कर रहे हैं। ये है भाई। मेरे को पता है चाइना को देख के ना, अब जैसे मैं चाइना गया था, बहुत साल हो गए यार, 10-20 साल हो गए चाइना गए हुए। मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि मेरे को लगता है लेजिटिमेटली हम वो मोमेंट देख रहे हैं जहाँ चाइना की गाड़ी अमेरिका की गाड़ी से आगे भागती जा रही है। जाएगी भाई, वो तो रोक ही नहीं सकते भाई। मैं कह रहा हूँ ग्राउंड रियलिटी यही है। आप रियलिटी नहीं सुनना चाहते हो बात और है, बट रियलिटी है कि उसको बीट करना अगले 30 साल भी बहुत मुश्किल है। अगर आप ग्राउंड पे जाके वहाँ एहसास ले लोगे ये बात का। उसका इंडिया का रीजन बीट है करना तो मुश्किल है ही है। मेरे को तो लगता है अमेरिका का बीट अमेरिका भी भाई पीछे रहने यार, उनका सिस्टम देखो ना भाई, वो कोई देश नहीं है, वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे रूल्स इस तरीके से फॉलो होते हैं कि आप एक नॉर्मल डेमोक्रेसी वाले देश में कैसे कर लोगे। आप 10 भी यार, हमारे एक हाईवे एक बंदा रोक लेता है, दिल्ली देहरादून वाला हाईवे, एक बंदे ने 10-15-20 साल से केस लड़ रहा है, उसने तो रोका हुआ था। तो हमारे यहाँ इतनी पावर है, वहाँ पर इतनी पावर भी नहीं कि आप अपना घर खरीद सको। अच्छा, घर नहीं यू नेवर ओन अ हाउस भाई, सिर्फ रेंट है। सिर्फ रेंट है, वो है लीज है। अच्छा, अपना घर ही नहीं खरीद और सकते। दिमाग देखो कितना लगाया उन लोगों ने कि 60 साल की लीज है, ठीक है। नॉर्मली एवरेज बंदा घर 30 साल की उम्र में लेता है, ठीक। तो तुम्हें 60 साल की लीज मिल गई, तुम 90 साल तक निकल लोगे। तुम्हारा बच्चा हो जाएगा 40 तक, तो वो भी 20-30 साल का हो जाएगा। तो जब उसकी मैच्योरिटी की जाएगी तो उसको घर खरीदना पड़ेगा। कुछ भी आपको इनहेरिटेंस में ना मिले, उनका हमारी जनता हमेशा काम करती रहे, एफर्ट में रहे,
और एकदम एक्टिव मोड में रहे, ये उनकी पॉलिसीज है। 40 साल दुकान है, 40 साल की दुकान की लीज है। हाँ लीज है। तो हमारे और उनमें कैसे हो जाएगा? और ये गलत नहीं है कि हमारा उनका सिस्टम अलग, भाई उनके अलग है, मैं ये बोलता हूँ। तो उनसे कंपेयर करना भी गलत है, क्योंकि उनका तो कोर ही अलग है। बट इसमें मुझे ऐसा लगता है भाई, मैंने कोर से देखा, थोड़े से तो भीचे महसूस करते हैं वो लोग। अच्छा, वो तो है, आप कितना ही बोल लो, बट उनके अंदर ये भी अच्छी बात है कि वो ये बात मानते हैं कि हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी। मेरा एक दोस्त था चाइनीज़, मेरी यूनिवर्सिटी में, बहुत स्मार्ट लड़का था। तो वो होगा भाई, मैं था जब 22-23 साल का, वो होगा 18-19 साल का, छोटा था मेरे से 3-4 साल। उसके बाद मैंने पॉडकास्ट भी किया, अगर किसी को मिले, बहुत अरसे हो गए। उसको ना पुलिस ने पकड़ लिया था भाई स्कूल में। कहाँ पे? चाइना में। चाइनीज़ था। अच्छा। स्कूल में पढ़ाई करता था। एक ना फोटो है, सर्च करियो, शी जिनपिंग, बराक ओबामा, और उसके साथ लिखी हो विनी द पू। ये कहानी पता है? मैंने बताई है, सुनिए तूने कहानी है? विनी द पू पता है ना, वो जो था भालू सा, जो एक कार्टून आता था विनी द पू, शायद देख के। हाँ, अभी पता लग जाएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे को जब पता लगा था कि, क्योंकि यहाँ से मेरी समझ में आई थी कि इनकी डेमोक्रेसी और उसकी फ्रीडम की लेयर क्या है चाइना की। हाँ, तो ये जो फर्स्ट वाली फोटो, तो ना एक ये फोटो आई थी शी जिनपिंग की और ओबामा की। वी चैट पे मीम बन गया इस फोटो के साथ, ये वाली विनी द पू और टिगर की फोटो डाल के, अच्छा, कि ये तो विनी द पू और टिगर है। पूरे चाइना में शी जिनपिंग को लोग विनी द पू बुलाने लगे। ओके, वी चैट पे मीम से। हाँ। तो विनी द पू नाम और विनी द पू की फोटो चाइना में बैन हो गई। क्या बात कर रहे हो, इतनी सी बात पे? और मेरे दोस्त ने एक मीम बना के विनी द पू का फॉरवर्ड कर दिया। 15-14 साल का रहा होगा, पुलिस आ गई, 6-8 महीना बंद कर गई। क्या बात कर रहे हो? हाँ। इतने छोटे बच्चे को? हाँ भाई, जेल में। क्योंकि और देखो ना, चाइना बैन्स विनी द पू फिल्म आफ्टर कैन टाइपिंग विनी द पू रियली गेट यू इन जेल, ये न्यूज़ है ना सारी। हाँ यार, ये तो कोई इलॉजिकल बात हुई ना। व्हाई चाइना सेंसर्स बैंड विनी द पू। अब हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए ना, जब हम बोलते हैं कि हम उनके सामने कुछ नहीं है, लोग जो हमारे बोलते हैं भाई आप इतना रिस्ट्रिक्शन में जी लोगे, तो ये जीवन थोड़ी है फिर। मतलब देखो भाई, प्रोज एंड कॉन्स है। और मैं समझता हूँ कि एक ना इवॉल्व्ड देश शायद बड़ा खुल के फ्रीडम की बात कर सकता है, पर एक इवॉल्विंग देश जहाँ लोगों के पास, अब तो खैर हालात बहुत बदल गए, हमारे पास बिजली, बाथरूम, सब दुनिया भर की चीज़ें हैं, बट जब वहाँ गरीबी हो ना, वहाँ पे अगर कुछ टाइम फ्रीडम ना हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा मैं इस चीज़ के साथ खड़ा होता हूँ, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मॉरल आर्ग्यूमेंट है, पर मैं देख सकता हूँ कि ली क्वान यून सिंगापुर में या यहाँ पे जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्यों बोला फ्रीडम को लेके चुप रहना, पहले आगे बढ़ लेते हैं। मैं अमेरिका के बेस्ट शहरों में गया हूँ, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को, LA, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, DC, मायामी, ये टॉप शहर हैं, शिकागो, और कौन सा अच्छा शहर है, बस आई थिंक टॉप शहर यही है। मैं बहुत अच्छे शहर है भाई, टॉप के शहर है, कोई कमी नहीं है। कुछ शहरों में अब थोड़ी दिक्कतें हैं, बट जो मैं यहाँ की वीडियोस देखता हूँ, आपकी चौंकिंग वाली वीडियो है, शेंजेन, मैं शेंजेन बचपन में गया था, कुछ नहीं था शेंजेन। हांगकांग का क्या हो गया, बीजिंग, शंघाई की तो बात ही नहीं करते। उसके अलावा भी ऐसे ऐसे ग्वांगजाऊ टाइप के शहर जो मतलब टॉप 15th शहर होगा चाइना का, पर उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख के लगता है ये तो बीट कर रहा है अमेरिका को। भाई चेंगदू तो मैंने सुना ही पहली बार था, क्यों मैं थाईलैंड से एंट्री ले रहा था, तो चेंगदू की सस्ती फ्लाइट थी, उसको देख के ना मेरा ऐसा हो गया था कि भाई ये क्या इंफ्रा है यार, ये चेंगदू। अच्छा, ये कोई और ही शहर है क्या? चेंगदू ये पांडास के लिए है, पांडास चेंगदू में रहते हैं। पांडा मतलब जो पांडा रहते हैं? पांडा, हाँ। भाई देखो, इंफ्रा में तो मुझे नहीं लगता कि उनका स्केल भी है कुछ, मतलब वो इनसेन स्केल है, इनसेन। क्या ही हाईवेज हैं भाई, मतलब सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। बट वो वाली बात भी है यार कि हम इंसानों में क्या है ना, फ्रीडम ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना कि ठीक है थोड़े टाइम के लिए कर लेंगे, बट फिर वो वापस नहीं मिलती है। ये भी एक ह्यूमन हिस्ट्री हमें सिखाती है कि वो वापस आप कैसे ले, किसी को एक बार पावर मिल गई तो आप देख ही रहे हो इंडिया में भी इलेक्शन से लोग सीट से नहीं हटने को रेडी हैं, कोई नहीं हटते हैं। बट वो बात आपकी सही है, मैं भी कई बार इस बात में डिस्कशन करता हूँ कि यार थोड़े 10-15 साल ऐसा हो जाए और हम एक बार फोकस करके सब लग जाएं, 100-150 करोड़ लोग कि भाई ये सब चीज़ें बकलोली छोड़ते हैं, पहले अपने देश को बढ़ाते हैं, क्योंकि अब ज़रूरत भी है। पर ये बैलेंस बनाना, प्रो कॉन्स है, मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट है भाई, क्योंकि इंडिविजुअल लाइफ पे अप्लाई होता है। मेरे को अगर जीवन में आगे बढ़ना है, 5 साल किसी की नहीं सुनना, काम करना है। इंडिविजुअल लाइफ पे आदमी स्व डिसीजन लेता है अपने स्वयं के लिए कि मैं अपनी फ्रीडम सैक्रिफाइस करूंगा कहीं पहुंचने के लिए। पर क्या मैं 150 करोड़ लोगों के बेसिस पे उन सबकी फ्रीडम काट सकता हूँ सिर्फ देश आगे बढ़ाने के लिए? वही तो, वो एक मॉरल आर्गुमेंट है, उसका क्लैरिटी क्या पता किसी बंदे को उतना आगे बढ़ना ही ना हो, उसको ज़्यादा फ्रीडम वाली जिंदगी जीनी हो, तो हम उसका राइट कैसे छीन सकते हैं? बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है।
चौंकिंग की वीडियो प्ले करिए यार। चौंकिंग, मैं एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता, चौंकिंग एक बहुत ही अजीब देखो जगह उसमें हमने ना एक्सप्लेन भी किया है स्टार्टिंग में शायद हाँ। कि उसका इंफ्रा है कैसे, स्टार्टिंग में ही किया है या बीच में है कहीं, बीच में है वो। हमने ग्राफिक्स बनाए थे ताकि समझा सकें कि ऊपर नीचे वाला सिस्टम है क्यों, क्योंकि वो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उन्होंने कहीं बीच में बनाया हुआ है। मेरे को तो एक इंस्टाग्राम अकाउंट मिल गया था जिसपे मैंने बहुत छान के देखा, तो मेरे को समझ आया ये तो एक अलग ही दुनिया चल रही है। भाई बहुत अलग है यार, ये बहुत अलग है। ये देखना एस्केलेटर था, इसके 100 मिलियन की तरफ लेकर जाता इस है। एस्केलेटर के वीडियो के तीन इसके फेसबुक पे 100 मिलियन है भाई, वाला जा रहा है और यहाँ से शायद 50 मिलियन तो इंस्टाग्राम पे ही है। पैसे देने पड़ते हैं भाई इसके, देखना 24 रुपए नीचे जाने के और 24 रुपए ऊपर जाने के। एशिया का सबसे गहरा एस्केलेटर है, यहाँ तक कि नीचे पहुँचते पहुँचते लगता है जैसे शहर कहीं ऊपर आसमान में रह गया हो। अब तो आपको एंड दिखने लगा होगा, बट अब आप अगर ऊपर देखोगे तो आपको कोई भी ये नहीं दिखेगा कि कहाँ से हम आ रहे हैं। आपको पूरे 3 मिनट लगते हैं भाई इस एस्केलेटर से ऊपर से नीचे आने में। फुल मजा ले चुके हैं। वैसे ना यार, वैसे लोग मुझे बहुत बढ़िया लगे यार, ये आपको बड़े कैसा लग रहा है भाई? मतलब मेरे को अगर जो मेरे को अच्छे लगे ये जैपनीज से ज़्यादा सब्सक्राइब करे देख अच्छे रहे हो हैं। तो बहुत गलत रियल बात है, चीटिंग है, बहुत इसको रियल है, बोलते हैं मेरे भाई। वो कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लो भाई, दुनिया मैं तो इस बार सोच भी रहा था कि जाऊँ, दोबारा जाऊँगा तरीके से इतने यूनिक यूनिक चीजें अपनी टी शर्ट ऊपर करके घूमूंगा इनके जैसे ही घूमते हैं। और नंगे घूमते हैं। हाँ, टी शर्ट ऊपर कर लेंगे पेट के ऊपर, है ना, और कहीं भी बैठ जाएंगे, मतलब इनको कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बैठ जाएंगे कुकड़ू स्टाइल में। सही है, फनी से हैं। अच्छा, और गुस्सा है तो एकदम वहीं गुस्सा, इनके अंदर ये भी नहीं है कि थोड़ा कोई देख रहा है, वहीं गुस्सा कर देंगे, पैर में मारेंगे, फेंक देंगे कुछ भी सामान। तो रियल है। चौंकिंग की ना कोई मेरे को एक थोड़ी ऐसे जूम्ड आउट फोटो दिखा। इसमें ना बीच में जब हम टावर के ऊपर है ना, तो हमने वो वीडियो से एक्सप्लेन किया है कि कैसा इसका, वो एक बार दिखाओ, पीछे 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 पहले ही आएगा वो टावर, जो सबसे यूनिक टावर है ना इनका, जहाँ पे वो, हाँ शायद पीछे जाना, इससे भी पहले, हाँ यहाँ पर आएगा कोई ग्राफिक्स। अच्छा, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये तो ग्राउंड फ्लोर पे ये हो। ग्राउंड फ्लोर पे नीचे है की बिल्डिंग कहाँ और फिर है? यहाँ तो पे उसका हमने कोई मतलब भाई ग्राफिक्स से ये पूरा समझाया पहाड़ कि था, हाँ ये रहा देखो, पहाड़ हाँ, के पीछे ऊपर एक तरफ तो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये मतलब पूरा ये देखो। पहाड़ होगा, कभी इन्होंने पूरा पहाड़ काट के यहाँ से वाइप आउट कर दिया। स्ट्रीट 1 यहाँ स्ट्रीट पर 2 ऐसे building लेवल बना में दी है। और आगे जो फ्रंट पार्ट है वहाँ तो इसमें ऐसा होता है कि आप 15वीं फ्लोर पे निकलो तो भी लगता है ग्राउंड फ्लोर पे, और 30वीं फ्लोर पे निकलो तो भी लगता है ग्राउंड फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर पे तो लगता ही है ग्राउंड फ्लोर पे। पहाड़ों के ऊपर बनाई ऐसी हुई सिटी है, बट इनसेन आर्किटेक्चर है भाई, मतलब इंजीनियरिंग का इसको बोल सकते हैं कुछ। हाँ हाँ, है, मतलब अगर किसी को नहीं पता, मैं हाईली रेकमेंड करूंगा चौंकिंग की कुछ वीडियोस देखने को। ये वीडियो से स्टार्ट कर सकते हो। इतना कंफ्यूजिंग है कि आपको हमेशा लगता है आप कहीं आ गए हो पर आप वहां आए नहीं हो। भूल-भुलैया है अपने आप में। अच्छा एक चीज और है यार, जो हम मतलब एट अ टाइम भी ना इंडिया इंप्लीमेंट कर सकता है, और इतना ईजी है। यहाँ पर कोई टिकट नहीं खरीदता पूरी चाइना में, टिकट की जरूरत ही नहीं है। योर फेस इज योर टिकट। कैसे? जैसे अब हमने आधार कार्ड लिया हुआ है तो हमारे फिंगरप्रिंट्स और आई गई हुई हैं उस पर, तो जब भी ये टिकट बाय करते हैं किसी वेबसाइट से तो उसमें अपना आधार नंबर डाल देते हैं जो इनकी नेशनल आईडी होगी, तो उस आधार कार्ड पे टिकट इशू हो गए। तो आप मान लो सर्टेन रेलवे स्टेशन पे गए, वहाँ पे मशीन लगी है, वो स्कैन करेगी, उस पर टिकट ऑलरेडी आ रखा है आपकी आईडी का, तो मैच कर लिया, गेट खुल गया। तो आपको सिर्फ फेस स्कैन करवाना है। बस वो मशीन लगी हुई है मेट्रो पे, हर जगह। तो सोचो कितना ईजी इम्प्लीमेंटेशन है ये। हमारे पास भी तो डाटा है ही। हाँ सही बात है। अब पेपर्स कितने, अब इसको इकोनॉमिकली भी देखो तो कितने करोड़ों टन आप पेपर बचा लोगे, कितना वक्त बचा लोगे, कितना लाइन में वक्त खड़ा भाई। करना यूं जा रहे थे हम तो फौरन, वो थे तो हमारे पासपोर्ट पे इशू रखा था, तो अच्छा। हमने पासपोर्ट लगाया तो खुल गया। हमने भी पासपोर्ट नंबर डाला था, तो हमारा उनके पास डाटा तो है नहीं, तो ये चीज़ देखी हमने। अब जैसे हमारे यार बैंक हैं, कितना कोशिश कर रहे हैं इतने सालों से कि रुपे कार्ड को पुश करें। बैंक वाले रुपे कार्ड देते हैं, बट कुछ लोग थोड़े दिन बाद ही हम लोग बंद करा देते हैं वीज़ा मास्टर, क्योंकि वो चलता नहीं है। इसका सबसे इजी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है? जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं हमारे, बसेस हैं, रेलवेज हैं, मेट्रोज हैं, उस पर 1 टैप रुपे कर दो ना, कि वो टैप किया अपने आप खुल गया, पेमेंट कट गई रुपए से। हाँ। तो वो ट्रैवल कार्ड की जब नेसेसिटी हो जाएगी कि रुपे कार्ड होगा, तो रुपे कार्ड हम सबको रखना पड़ेगा। आप क्यों फोर्सफुली कह रहे हो कि रुपए जब यार नहीं चल रहा बाहर की वेबसाइट पे, तो फिर हर लोग अल्टरनेट कार्ड रखेंगे। आप बसेस में टैप कर दो, टिकट की ख़त्म ही हो गया ना, रुपए टैप किया हो गया। मेट्रो में वही रुपए चल जाए, आपकी फेरीज में कहीं है तो वो चल जाए, रेलवे में वही चल जाए, हो गया एक्सेप्टेंस, उसी दिन हो जाएगा। तो इतनी बारीक चीज़ें हैं, पता है मुझे लगता है पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं। बट मैं भाई ट्रैवल करता हूँ तो मैं हमेशा नोट डाउन करता हूँ, ये चीज़ें लिख लेता हूँ कि कभी कोई मौका मिला लाइफ में तो कुछ समझा तो पाएंगे दुनिया घूमे क्यों है। मेरा एक दोस्त है, वो माउंटेनियर है काफ़ी तगड़े लेवल पे। पॉडकास्ट करते करते ही उससे मुलाकात हुई थी। वो मेरे को बता रहा था, कह रहा है अगर आप चाइना की साइड से हिमालय चढ़ने जाओ ना,
तो उसी हाइट पे जहाँ हमारे यहाँ गांव भी नहीं बसता, उस हाइट पे उन्होंने 5 स्टार सिटी बना रखे होते हैं भाई उन्होंने पहाड़ काट रखे हैं। ये अभी मैं यहाँ पे थे अरुणाचल में, हाँ तो तवांग वगैरह रीजन में था, तो वहाँ मेरी बात चल रही थी कि हमारे तो लगते हैं हम पहाड़ पे रह रहे हैं। कह रहा इन्होंने पीछे ना पहाड़ काट दिए भाई, फ्लैट कर दिए हैं, वहाँ पे सिटी बना दी है पूरी। वो पहाड़ ही काट देते हैं बीच में से, अलग ही इंफ्रा है यार। कभी मुझे लगा ही नहीं हम पहाड़ पे, जैसे ये चोंगचिंग जो है ये पहाड़ों पे बसी हुई है, आपको कहीं नहीं लगेगा। मेट्रो जा रही है हर जगह ही, हर जगह मेट्रो है। मतलब मुझे नहीं लगता कि, मैंने इस वीडियो में भी बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई इनका ना एक सिंपल फिलॉसफी है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ये किसी भी चीज़ को नहीं लेते हैं ये पहाड़ यहाँ नहीं बन पाएगी, ये ढूंढते हैं कैसे बनेगी, यहाँ पे कैसे मेट्रो बनेगी, यहाँ पे रोड कैसे बनेगी, तो वो ये कर ही लेते हैं खोज। क्रेजी भाई। अगर आदमी की ह्यूमन विल हो ना तो क्या पॉसिबल नहीं है यार यहाँ जाके तो बहुत मोटिवेशन मिलती है मेरे को, और मेरे को तो यही लगता है यार हमारा देश क्यों नहीं बन सकता ऐसा। इन्फ्रा तो क्रेजी है भाई, और कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, मतलब दुबई उबई सब फेल है भाई, वो कुछ भी नहीं है यार वो। सब फेल है। पर मैं इनकी चोल में भी गया था। अच्छा, चोल कैसी रहती है इनकी? अच्छा ये चीज़ देखो, बड़ी कॉमन बताता हूँ मैं आपको। अब किसी भी देश में जाओगे तो सबसे ज़्यादा सजा धजा के वो अपनी क्या रखते हैं, कैपिटल। हाँ भाई इनका उल्टा है, बीजिंग के बिल्कुल बीच में है ओल्ड सिटी, है ना, वॉल सिटी। हाँ उसी में गया हूँ मैं। हाँ। फिर मैंने इसमें जानने की कोशिश की यार कि यार ये तो इतना इमेज बनाते हैं दुनिया में कि यार हम वो हैं, तो ये अपनी बीजिंग उसको क्यों रख रहे हैं ऐसा। और चेंगदू जिसके बारे में कोई नहीं जानता, वो इतनी तगड़ी थी भाई। इनका ना सिस्टम अलग है। इन्होंने ना एक रूल लेके आए थे, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन भी किया एक वीडियो में, अब तो मैं पूरा नहीं याद मुझे। इनका रूल क्या था कि पहले ऐसा होता था कि जैसे हमारे यहाँ स्टेट के पास टैक्स जाता है फिर वो बढ़ता है। हाँ। नहीं, इन्होंने एक रूल पारित किया था 90s के दशक में कि जो भी स्टेट सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाएगा तो उसका जो फैक्ट्री टैक्स होगा वो खुद यूज़ कर सकता है अपने इंफ्रा में। इसलिए आपको इनका जो स्टेट है वो आपस में कम्पीट करते दिखते हैं भाई। फिर उनको ऐसा लगा कि यार मतलब मैं फैक्ट्री लाऊंगा तो मैं ज़्यादा अमीर हूँगा, मुझे पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे बीजिंग से। तो भाई उन लोगों ने पुश किया, पैसे दिए। मतलब आप आज का आपका पॉडकास्ट चल रहा है, आपका 1 करोड़ का टर्नओवर है, उनको दिख रहा है यार ये तो मेरे स्टेट में, तो आपके पास आएंगे 10 करोड़ लेना भाई, इसको इंटरनेशनल लेके जा, इसमें और टीम बना, हम पैसे देते हैं तेरे को। क्योंकि उनको पता है एंड ऑफ द डे ये फंडिंग ही करेगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा। तो इसलिए आप देखते हो कि एक दूसरे से शहर जो कम्पीट कर रहा है, सब शहरों ने जैसे इसलिए क्या है कि शेंजन की इलेक्ट्रॉनिक है, क्यों? क्योंकि शेंजन वालों ने इलेक्ट्रॉनिक पे फोकस किया। फिर दूसरे स्टेट ने दूसरा काम पकड़ लिया। तो ये एक ऐसा मुझे सही लगा, इतना बढ़िया फॉर्मूला है कि यार आप ये चीज़ दे दो। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जो भी प्रॉब्लम थी ना उसका सोल्यूशन निकाला। वरना तो यार सब लोग बीजिंग पे बैठे रहते, बीजिंग ने कभी किसी को कितना फंड दे दिया, जैसे हमारे यहाँ होता है दिल्ली भाई कितना फंड देती है ना। जैसी दूसरी अपोजिशन पार्टी आ जाती है तो वहाँ वीक हो जाती है फंडिंग, हो जाती है। वहाँ ये सिस्टम ही नहीं है, सबके हाथ में अपना गेम है। और इसलिए मेयर लड़ते हैं आपस में कि मैं बेस्ट बनूंगा। मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ वगैरह रहती हैं, ये लोग जाते रहते हैं जैसे कुछ क्योंकि काफ़ी एक वो होता है ना कैंटनीज फेस्टिवल होता है, कौन सा होता है, कैंटन फेस्टिवल, जिसमें आप अलग अलग प्रोडक्ट देखते हो जो सिर्फ चाइना ही बना रहा है, फिर उसको इम्पोर्ट कैसे करो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो मेरे दोस्त काफ़ी जाते रहते हैं, मैं उनसे कहानियाँ सुनता हूँ भाई यार क्रेजी भाई। उनकी फैक्ट्रियाँ भी, मतलब आपने कभी यहाँ की फैक्ट्रियाँ देखी हो इंडिया की, जिस तरीके की फैक्ट्रियाँ रहती हैं, बड़ा डेंजरस सिस्टम रहता है इंडिया में। तो गंदा कूड़ा, कभी कुछ मैनुअल हो रहा है सब, हाँ भाई एंड टू एंड वो। और वो मेरे को बताते हैं कि पूरे पूरे शहर होते हैं, पूरे शहर जो सिर्फ लाइटर बना रहे हैं, पूरा शहर है जो सिर्फ पेपर बना रहा है। हाँ क्रेजी भाई। बट उसका ना आप कोर देखोगे तो इतना इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर हमारी गवर्नमेंट ने कुछ सिमिलर करने की कोशिश की थी बट ये फेल हो गए। इन्होंने जैसे स्किल इंडिया बनाया था, उन्होंने भी ये प्रोग्राम शुरू किया था। इन्होंने क्या किया था चाइना ने कि जैसे अपने स्टेट चुने कि भाई ये स्टेट है, इसमें हम स्किल सेंटर खोलेंगे और ये स्किल सेंटर पाना बनाना सिखाएगा सपोज करो, या ड्रायर बनाएगा। तो हम इस स्टेट को ड्रायर के लिए वो करते हैं। तो वहाँ पर जितने भी स्किल सेंटर थे वो ड्रायर ही सिखा रहे हैं, कोई ड्रायर की वायर, कोई ड्रायर की मोटर, कोई ड्रायर की प्लास्टिक। तो वहाँ जो इंफ्रा है, जो स्कूल्स थे, स्कूल के बाद जो बंदे स्किल सीख रहे थे वो ड्रायर सीख रहे थे। अब फिर जब वो ड्रायर पे आए तो उन्होंने सप्लाई चेन सॉर्ट की, यार इसकी प्लास्टिक जो है अफ्रीका से यहाँ से आती है, या इसकी मोटर का जो वो है नेचुरल मैग्नेट्स है वो यहाँ से आती है। अब उनको इतने साल हो गए हैं कि उन्होंने एंड पॉइंट से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक की जो पूरी लाइन है वो सिक्योर कर लिया हर एक स्टेट ने। अब हमने क्या किया, स्किल सेंटर खोले बट वो सब कुछ ही सिखा रहे हैं। हमने यूट्यूब में क्या सीखा भाई, एक चीज़ पकड़ो उस पर फोकस कर लो, चाहे वो आपको कितना भी लगता हो। तो ये ना बहुत अच्छा किया इन लोगों ने। पूरा शहर एक ही चीज़ बना रहा है भाई, चप्पल ही बना रहा है, कोई टी शर्ट ही बना रहा है। कहीं तो मैंने ऐसी शॉप देखी भाई, वो एप्पल का कवर बनाते हैं और एक ही कलर का बनाता है भाई।
पूरी शॉप, इतना बड़ा शोरूम, पिंक कलर का। एप्पल के कवर बन रहे फोन के, भाई एप्पल का है 16 का, पिंक कलर है बस। पूरी दुकान। पूरी भाई कितनी बड़ी, जितना एक घर है ना इतनी बड़ी में पिंक है। और उसका स्केल सोचो ना, बंदे का माइंडसेट क्या होगा, साला वर्ल्ड में अगर बिकेगा तो मेरा पिंक बिकेगा। कितनी क्रेजी बात है भाई यार आप उनका स्केल देखो। हम क्या सोचेंगे यार, मैं तो साला जो कलर नहीं है वो भी बना देता हूँ नया, इतना कर दूंगा 100 पीस। अभी हम इंडिया की जो प्रेजेंट मार्केट है वो MOQ पे चल रही है ना, कि भाई इतने मेरे वो होने चाहिए 10 वेरिएंट 20 SKU। हाँ MOQ बोलो, SKU इतने होने चाहिए। वो इससे बाहर आ चुके हैं। वो कह रहे हैं एक ही बनाऊंगा, पर मेरे तो ग्लोबल है ना, वो ग्लोबल सोच रहे हैं। आप सोच रहे पिंक कवर आज कितने बिके होंगे, कितने ही बिके होंगे और उस भाई। बंदे का उस पे मोनोपोली है। क्रेजी है भाई ये बात, वाइल्ड, बहुत क्रेजी बात है। एक शॉप देखी मैंने कि वो सिर्फ वो देता है, ये जो फ़ोन में लगते हैं ना तारे वायर, वायर, उसमें भी एक ही कलर है। और भाई करोड़ों थे, फक भाई यार। करोड़ों थे। अब उसको प्राइस में कम्पीट कर लोगे आप, वो कोर में घुसा होगा, कोर में इतनी स्केल पे बना रहा होगा, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं पड़ती होगी, कॉस्ट नहीं पड़ती होगी। अब जो हमारा 1000 SKU लेके बैठा हुआ बंदा सब मैनेज कर रहा है, आप सोचो इस बारे में। बहुत सिंपल चीज़ है, एक चीज़ पकड़ो वर्ल्ड में नंबर 1 बन जाओ। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ भाई, सीक्रेट यही है। आप ये क्यों कह रहे हो कि मैं चाय ही बनाता हूँ या मैं पकौड़े ही बनाता हूँ, भाई ये सोचो मैं साला दुनिया का नंबर 1 पकौड़े वाला बनूंगा, फिर स्केल सोचो ना अपना। इंडिया में क्या रोते हैं छोटे आदमी है, ये तो सबसे अजीब एक तो डायलॉग हमारे यहाँ ये बंद करना Status वाला। पड़ेगा कि मैं छोटा आदमी हूँ। ये मुझे समझ नहीं आता भाई, छोटा क्या होता है। नहीं भाई देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम ये बात बहुत ढंग से समझता है। जहाँ बहुत हाइपर कंपेटिटिव ग्रोथ करनी होती है ना, जहाँ पे सब आदमी यहाँ वहाँ से खा रहे हैं तुम्हें, कि तुम एक चीज़ पकड़ सकते हो और इस चीज़ को खींच के बिल्कुल फ्लैट कर दो, घुस और जाओ उसमें। बिल्कुल हाँ लंबी खींच दो, तभी कोई चांस है। 3 चीज़ करने जाओगे फंस जाओगे, मर जाओगे। ये बात स्टार्टअप इकोसिस्टम में आदमी समझता है, जहाँ पे अगर आदमी फेल होता है ना तो उसकी बर्बादी आती है। अब जो ये ब्यूरोक्रेसी और जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना भाई, वहाँ पे आप 5 साल कुछ भी करो, 5 साल तो कहीं नहीं जा रहे, ब्यूरोक्रेसी में तो कहीं नहीं जा रहे, तो स्किन इन द गेम खत्म हो जाता है। पनिशमेंट का कोई स्कोप नहीं है, कोई कोर्ट कभी कोई ऑर्डर पास करके देती नहीं। तो मैं हमेशा इसीलिए इस पूरी कहानी के एंड में हमेशा ये कहता हूँ, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं, जहाँ फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा। वहाँ कुछ नहीं होगा। वहाँ लोग अपना आराम ढूंढ ही लेंगे। ये इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है अफ्रीका। मैं तो वहाँ कोर में देखा है भाई, किसी आदमी को बर्बाद करना हो, उसकी ज़रूरतें पूरी कर दूँ। सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ, अगर आपको किसी आदमी को रियल में डिस्ट्रॉय करना है ना, उसके बिना मांगे उसकी हेल्प करने पहुंच जाओ भाई। ये स्ट्रैटेजी मैंने कोर में देखी है। क्यों भाई वो बंदे की ज़रूरत ही ख़त्म हो गई, वो एफर्ट ही नहीं लेगा। समझ रहे हो? हाँ समझ गया मैं। कहते हैं कि अपने आंसू खुद ही पूछ लिया करो, बाहर वाले आएंगे तो कीमत मांगेंगे। तो ये अफ्रीका में भाई सिंपल बात है। उन लोगों ने ना उनकी बेस कोर जो नीड है, सबसे ज़्यादा यार मिनरल्स अफ्रीका में, सबसे ज़्यादा सोना डायमंड सब कुछ वहाँ पे। उनकी यूथ भी जवान है, उस इतने गरीब क्यों, और वो रहेंगे। उनको दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, उनको खाने पीने के इतने सारे NGOs काम कर रहे हैं। भाई तुम इतने अच्छे हो तो दुनिया में और भी तो जगह हैं, नॉर्थ कोरिया के लिए क्यों नहीं काम कर रहे हो तुम? इतनी जगह है, वहाँ क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि वहाँ पे है, मिलेगा। वही जो मैंने बात बोली थी भाई, बिना पैसों के कुछ नहीं होता है ना। तुम्हें हेट भी नहीं मिलेगी, तुम बिल्कुल ठलवे आदमी हो, तुम्हें हेट भी कोई नहीं करेगा, और उसका फ़ायदा नहीं है। उसका फ़ायदा है तभी हेट करेगा। तो अफ्रीका में सारे NGOs काम कर रहे हैं, उनको मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं, उनको खाना पीना दे रहे हैं। भाई तुम अपना घर में बैठो, तुम्हारा देश हम संभालेंगे। तभी तो वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, इतनी चीप लेबर। आपने उस ब्रांड के बारे में सुना है कि नहीं सुना है, कारगिल? भाई इसके बारे में रिसर्च करोगे ना, आप हिल जाओगे कि कोई ब्रांड ऐसी भी हो सकती है। दुनिया के सबसे ज़्यादा कोकोआ जो सप्लाई करती है, सबसे बड़ी ब्रांड्स को कारगिल करती है। सबसे ज़्यादा क्या? कोकोआ। कोकोआ मतलब जो चॉकलेट बनती है इससे। मैकडोनल्ड्स, ये स्टारबक्स, इनका मेजर सप्लायर है ये। अच्छा। और ये ऐसी एक ब्रांड है, ये अपनी चीज़ें पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मतलब और ये पैसे खर्च करते हैं ताकि इनके बारे में मीडिया में बात ना की जाए। ये जायंट है भाई, और ये अगर इसको प्राइस कॉम्पीट करना है ना, ये देश जला देगा। आप समझ रहे हो? मैं इतना घूम ये सोचता था कि यार ये हेल्दी है, सब कुछ है इस देश में, दिक्कत क्या है? तो अब जब घुसते हो अंदर, घुसते हो तब आपको पता चलता है कि इनको नकारा बनाया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। समझ रहे हो? भाई वही वाली बात है, आप फंसे, आपने कोई काम शुरू किया, प्रखर फंसा, अरे प्रखर भाई बताओ क्या है, मैं सोल्व कराता हूँ, ठीक है हो गया। दोबारा फंसे, मैं खड़ा हो गया। मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊँगा जब आप मेरे आदी बन जाओगे, और मैं वहाँ पटकूँगा तब आप रिकवर नहीं कर पाओगे, वापस नहीं घूम और सकते। आप मुझे कुछ कह भी नहीं सकते।
अब आप मैं तो आपकी गुड बुक्स में हूँ, बट ये मैंने जान के किया। तो ये कोर स्ट्रेटेजी है। कारगिल के बारे में पढ़ोगे तो भाई कोकोआ सप्लाई करना किसी भी हद तक, चाइल्ड लेबर, पूरे पूरे गांव खरीद लिए, बच्चों को पैसा नहीं देना, ब्रेड पे काम कराना है। कैसे compete करोगे पैसे? कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, एक सही बात है। लेजिटिमेटेड बिजनेस होगा, जैसे चाइना करता है नॉर्थ कोरिया से, बैग्स वगैरह सब ये मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे चल रही है, तो आप वहाँ से compete कैसे कर पाओगे? जहाँ कोई ह्यूमन लेबर लॉ ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स ही नहीं है, वहाँ आपने कैसे मालिक को compete पैसे दे दिए, शैडो में काम चल रहा है। नहीं, ये कोबाल्ट माइनिंग का सिस्टम रहता है ना कॉन्गो में, जहाँ कोबाल्ट जिससे बनता है, जिससे सारे फोन बनते हैं, हमारी बैटरियाँ बनती हैं, वहाँ आदमी यूं ही मर जाते हैं भाई, वहाँ आदमी की कोई इज्जत नहीं है। जियो वहाँ पे भी अनस्टेबल है ना, तो वहाँ देखोगे उसका रीज़न है, कोई ऐसे नहीं अनस्टेबल, कोई तो फंड है जो मालिक बाहर बैठा हुआ है, वो ये गेम करा रहा है। सही बात है भाई, बहुत मजा आया यार भाई आकाश थैंक यू। दोबारा हो कभी, नेक्स्ट ट्रिप घूम के आओ अपनी, मैं फिर भी दोबारा सोच रहा बैठते हैं। हूँ अभी ना 5-10 कंट्री करता हूँ अच्छी तगड़ी सी, फिर आते हैं कुछ। नहीं, आप एक भी कंट्री करोगे उसमें से माल हम 2 घंटे का निकाल लेंगे। हमारी आदत है भाई आदमी को गन्ना बना के उसमें से जूस निकालने की। नहीं भाई, एक्चुअली आप बहुत अच्छी कहानियां सुनाते हो, और मेरे को फक यार, भूत वाली कहानी मैं कैसे भूलूंगा यार, आज रात को जाके मैं सोऊंगा मेरी फटी रहेगी भाई। बहुत मजा आया यार, ऑनेस्टली क्रेजी गुड स्टफ। आई एम सो ग्लैड आई मेट यू। सॉरी हम लोग शूट से पहले थोड़ी इंटरप्शन हुई, बट नहीं क्या थैंक यू भाई, बहुत मजा आया भाई, थैंक Thank यू you यार भाई। मुझे बुलाने के लिए मुझे। अरे भाई, सिंस आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी है, YouTube algorithm is suggesting you to definitely watch this one as well. You'll definitely like it. और हाँ, यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना।